लोटस रिजॉर्ट। अर्जुन ने सोचा था कि ये जगह भी दिल्ली के बाहर बने दूसरे रिजॉर्ट्स या होटल जैसी होगी, जो एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले मुसाफिरों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। लेकिन जब शाम को समीर के साथ लोटस रिजॉर्ट पहुंचा तो उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया है। उसने समीर से कहा, भाई ये जगह सच में अपने दिल्ली में ही है? अब समझ में आया कि एंट्री फीस के नाम पर हमारी जेबें खाली क्यों करवा ली गई। समीर ने सिर हिलाया। जहां अर्जुन रिजॉर्ट की खूबसूरती में खोया था, वहीं समीर का ध्यान कहीं और ही था। वो चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। उसे तो बस साक्षी की तलाश थी। उसने कहा, चलो अंदर चलकर मैनेजमेंट से पूछते हैं। अर्जुन बोला, हाँ चल। समीर को पता था कि साक्षी कुछ दिन पहले तक क्लब का मैनेजमेंट देखती थी। जैसे ही उसने अंदर जाना चाहा, बाउंसर ने हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें रोक दिया। ओनली कपल एंट्री सर। उफ यार, अर्जुन के मुंह से निकला। फिर उसने बाउंसर को समझाते हुए कहा, हम लोग यहाँ एक दोस्त से मिलने आए हैं, 2 मिनट का काम सर। लेकिन बाउंसर टस से मस नहीं हुआ। अर्जुन और समीर निराश होकर पलटे ही थे कि दो लड़कियां मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ी। क्या हुआ, एंट्री नहीं मिली? एक ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिला दिया। दूसरी बोली, ठीक है 10,000 और हम दोनों इन। उसने अर्जुन की आंखों में देखा। अर्जुन को अचानक समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। इन 5 सालों में दुनिया कितनी बदल चुकी है। ये लड़कियां सज धज कर क्लब के बाहर खड़ी हुई थी, उन दोनों की ही तरह कपल एंट्री के जाल में फंसी। ऐसे क्लब से बाहर अक्सर लोग जोड़ी बना लेते हैं और अंदर जाकर अपनी अपनी राह पकड़ लेते हैं। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, 10,000 और हम चारों इन। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिला दिया। कुछ ही देर में अर्जुन और समीर क्लब के अंदर थे। वहां का माहौल बिल्कुल ही अलग था। समीर अब भी चारों तरफ देख रहा था। फिर अर्जुन उसे सीधा रिसेप्शन की तरफ ले गया। बारटेंडर ने पूछा, क्या बनाऊं सर? अर्जुन ने एक बार समीर को देखा और कहा, हमें आपके मैनेजर से मिलना है। बारटेंडर बोला, राहुल सर तो 9 बजे के बाद क्लब में आते हैं, अभी वो हेड ऑफिस में होंगे सर। समीर को लगा ही था कि साक्षी यहाँ भी नहीं मिलेगी और अब तो उसकी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। नहीं, एक्चुअली मुझे साक्षी वर्मा से मिलना है, वो हमारी दोस्त है। साक्षी का नाम सुनते ही बारटेंडर एकदम चुप हो गया। फिर वो धीरे से बोला, आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं यहाँ नया आया हूँ, मैं साक्षी वर्मा को नहीं जानता। अर्जुन ने गहरी निगाहों से उसे देखा। उसके चेहरे पर लिखा हुआ था कि वो झूठ बोल रहा है। वो दोनों आगे बढ़ गए और दूसरे स्टाफ से पूछने लगे। वो दोनों लड़कियां भी अर्जुन के पीछे ही वहां तक चली आई थी। उन्हें लगा कि आज शायद उनकी ड्रिंक्स का भी बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन अर्जुन और समीर तो यहाँ किसी पूछताछ में जुट गए। वो लौट ही रही थी कि साक्षी का नाम उनके कान में पड़ा और एक लड़की के मुंह से निकल गया, साक्षी वर्मा? वो तो अब यहाँ नहीं मिलेगी। दूसरी ने इशारे से उसे चुप किया, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात सुन ली थी। वो एकदम पलटा और उस लड़की से बोला, तुम कुछ कह रही थी ना, तुम जानती हो साक्षी वर्मा को? लड़की घबरा गई। वो नहीं, एक्चुअली आई एम सॉरी बट अब हमें जाना होगा, एंजॉय योरसेल्फ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से गायब हो गई। शाम ढलने के साथ क्लब में भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। वहां की धीमी लाइट्स में किसी को खोजना मुश्किल था। तभी अर्जुन को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उनके साथ जो 2 लड़कियां आई थी उनमें से एक की ही आवाज थी, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। वो घबराकर चीख रही थी। अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसने देखा एक आदमी उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। लंबे चौड़े कदकाठी और गंजे सिर वाला ये आदमी देखने से खतरनाक लग रहा था। लड़की उसे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शराब के नशे में धुत वो उसके साथ जबरदस्ती करने पर तुला हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां मौजूद इतने सारे लोगों में से कोई भी उस लड़की की मदद के लिए आगे नहीं आया। अर्जुन से देखा नहीं गया। उसने जाकर एक मुक्का गंजे के सिर पर जमा दिया और बोला, लड़की के साथ जबरदस्ती करता है, जरा मेरी तरफ देख। गंजा हकबकाकर पलटा तो अर्जुन ने दूसरा मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया। उसके 2 साथी तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़े। अर्जुन ने समीर को इशारा किया और समीर आंखों ही आंखों में उसकी बात समझ गया। उसने दोनों लड़कियों से कहा, आप दोनों बाहर जाइए। लड़कियों के वहां से हटते ही अर्जुन ने क्लब को बॉक्सिंग रिंग बना दिया और तीनों को पटक पटक कर मारने लगा। इतने में क्लब के बाउंसर्स वहां आ गए, साथ में मैनेजर भी था। मैनेजर चिल्लाया, बस करो, लड़ाई करनी है तो बाहर जाकर करो, क्लब का माहौल खराब मत करो। अर्जुन का हाथ रुक गया। उसने मैनेजर को घूरते हुए कहा, माहौल की चिंता बहुत जल्दी हो गई आपको। अभी थोड़ी देर पहले ये बदमाश एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, तब कहाँ थे आप और आपके सिपाही? अर्जुन ने उसके साथ आए हट्टे कट्टे बाउंसर्स की तरफ इशारा किया, जो उस समय गंजे के साथियों को जमीन से उठाकर बाहर ले जाने में बिजी थे।
मैनेजर बहुत ही पोलाइटली बोला, अब आप जा सकते हैं। इतने में समीर भी अंदर आ गया था। मैनेजर को देखकर उसे वो काम याद आ ही गया जिसके लिए वो दोनों यहाँ आए थे। उसने मैनेजर से कहा, आप राहुल जी हैं ना? हम यहाँ आपसे ही मिलने आए थे। राहुल ने कहा, जी कहिए। समीर ने अपना सवाल दोहरा दिया, मैं साक्षी वर्मा से मिलना चाहता हूँ। वो कुछ दिन पहले तक यहीं काम करती थी, लेकिन जैसे कि उसको उम्मीद थी, राहुल के जवाब से भी उसके हाथ निराशा ही लगी। राहुल ने कहा, वो मुझसे पहले इस क्लब की मैनेजर थी। इससे ज्यादा सर मुझे कुछ नहीं पता। शायद आपको हायर अथॉरिटी से बात करनी चाहिए। अब तक अर्जुन समझ गया था कि यहाँ से साक्षी का पता लगाना नामुमकिन है। उसने समीर को इशारा किया और वो दोनों वहां से बाहर निकल आए। समीर उदास हो गया था। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देख यार, अब तक मुझे एक ही बात समझ में आई है। साक्षी के गायब होने में या तो कोई बड़ा झोल है या फिर वो खुद ही किसी से मिलना नहीं चाहती है और अचानक से सब कुछ छोड़कर चली गई है। समीर के मन में अचानक से एक अजीब सी बात आई, कहीं साक्षी किसी मुसीबत में तो नहीं है। उसने अर्जुन से कहना चाहा तो देखा अर्जुन सड़क की दूसरी ओर किसी को ध्यान से देख रहा था। क्या देख रहे हो? समीर ने पूछा। अर्जुन उंगली से इशारा करते हुए बोला, वो लड़की उन दोनों लड़कियों में से एक है जो साक्षी के बारे में कुछ बोलते बोलते चुप हो गई थी। समीर की आंखें चमक उठी। हाँ, ये तो वही है। चल चलकर पूछते हैं। लेकिन उसके साथ में ही कौन है? वो लड़की एक आदमी से बात कर रही थी। अर्जुन ने जवाब दिए बगैर दौड़कर ही सड़क पार की और उस लड़की के पास पहुंच गया। अर्जुन को आया देखकर लड़की के साथ खड़ा वो आदमी वहां से भाग गया। थैंक यू, आपने एक बार में ही मुझे बचा लिया, लड़की अर्जुन से कह रही थी। अब तक समीर भी वहां पहुंच गया था। उसने अर्जुन से पूछा, क्या हुआ? कौन था वो? हमने क्लब के अंदर जिन गुंडों को धोया था ना, उनमें से एक था वो, अर्जुन ने कहा। समीर उसे भागते हुए देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी दूर से अर्जुन ने उसे पहचान कैसे लिया था, लेकिन अभी जरूरी काम साक्षी का पता लगाना था। उसने अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने उस लड़की से कहा, चलिए आपको आपके घर छोड़ देते हैं। लड़की बोली, नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। समीर के पास इतना सब्र नहीं बचा था कि वो जान पहचान बढ़ाने में वक्त बर्बाद करे। वो बीच में ही बोल पड़ा, देखिए मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। लड़की ने अर्जुन पर एक नजर डाली। अर्जुन ने एक गहरी सांस छोड़ी। वो समझ गया था कि लड़की साक्षी के बारे में कुछ भी बताने में हिचक रही है, इसलिए जान पहचान बढ़ाकर उसे कंफर्टेबल करना चाहता था। लेकिन समीर बीच में ही कूद पड़ा और शायद लड़की उन दोनों से बहुत इंप्रेस हो चुकी थी। उसने कहा, चलिए कहीं बैठकर बात करते हैं। अर्जुन और समीर उसके साथ पास के ही एक कैफे में आकर बैठ गए। समीर अब भी लड़की की तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था, लेकिन अर्जुन को कोई जल्दबाजी नहीं थी। तो उसे डराना नहीं चाहता था और उसे ये भी पता था कि अगर लड़की का भरोसा जीत लिया तो वो बहुत आसानी से सब कुछ बता देगी। अर्जुन ने कॉफी ऑर्डर की और लड़के से बोला, मेरा नाम अर्जुन है और ये मेरा दोस्त समीर है। एक्चुअली साक्षी के साथ इसकी शादी होने वाली थी कुछ ही दिन बाद, लेकिन अर्जुन ने बात अधूरी छोड़ दी। वो जानता था कि आगे का जवाब उसे मिल जाएगा। उसने पूछा, बाय द वे तुम मुझसे कैसे जानती हो? लड़की कुछ झिझकते हुए बोली, मेरा नाम रिया है। वैसे तो मैं अपना असली नाम किसी को नहीं बताती, लेकिन आप लोग सही लग रहे हो। मैं यहाँ काफी टाइम से आती रहती हूँ। साक्षी पहले यहाँ मैनेजर थी। इतना कहकर रिया चुप हो गई। अर्जुन समझ गया था कि कोई न कोई ऐसी बात है जो वो अपने मुंह से कहना नहीं चाहती। इतने में कॉफी आ गई। अर्जुन ने कॉफी मग रिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, फिर भी ये जगह ठीक नहीं लगी मुझे। क्या आप कई बार यहाँ आती हैं? अर्जुन अभी तक भूला नहीं था कि रिया ने ही क्लब में एंट्री के लिए पूरे 10,000 उससे वसूले थे। अब रिया को सच बोलना पड़ा तो उसने धीरे से कहना शुरू किया, वो कुछ साल पहले मेरे पापा एक एक्सीडेंट में चल बसे। माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, बाहर काम कर सके, तो छोटे भाई बहन को पढ़ाने और घर चलाने के लिए मैं पढ़ाई के साथ साथ कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और छुट्टी के दिन यहाँ क्लब में आती हूँ। यहाँ सिर्फ कपल एंट्री अलाउड है, तो कोई ना कोई जरूरतमंद मिल ही जाता है, जैसे आप लोग। अर्जुन मुस्कुरा कर बोला, और आपकी वो दोस्त? रिया ने कहा, वो भी मेरी ही तरह हालत की मारी हुई है। समीर से अब रहा नहीं गया, आप लोग कब से यहाँ आ रहे हैं? साक्षी के बारे में कुछ बताइए ना। रिया ने एक बार फिर समीर की आंखों में तैरती बेसब्री और बेचैनी को देखा और फिर चारों तरफ निगाह दौड़ाई और धीरे से बोली, मैं जानती हूँ साक्षी वर्मा कहाँ है। अब समीर एकदम बेकाबू हो गया, तो बताओ ना कहाँ है।
इतनी देर से वही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। बोलो कितने रुपए चाहिए तुम्हें? अर्जुन ने अपना माथा पीट लिया, कहीं समीर की बेसब्री बना बनाया काम न बिगाड़ दे। रिया घबराई हुई थी। उसने फिर धीरे से कहा, मुझे डर है कि जो बात मैं जानती हूँ वो शायद आपके काम की ना हो और मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं। रिया की बात सुनकर अर्जुन को भरोसा हो गया था कि हो ना हो साक्षी किसी बड़े खतरे में है। आखिर कहाँ है साक्षी? क्या अर्जुन और समीर उसे खोजकर सही सलामत वापस ला पाएंगे, या वो सच में अपनी मर्जी से ही कहीं चली गई थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मेरा नाम है आरजे दक्ष। कैफे में बैठे हुए अर्जुन और समीर साक्षी के बारे में जानने के लिए बेचैन थे, लेकिन रिया अब तक अर्जुन को साक्षी के बारे में बताने से डर रही थी। रिया कह रही थी, मुझे डर है कि जो बात मैं जानती हूँ वो शायद आपके काम की ना हो और मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊं। ये सुनते ही समीर ने इतनी जोर से टेबल पर हाथ मारा कि उसकी कॉफी छलक कर टेबल पर फैल गई। समीर जोर से बोला, तुम बस बताओ वो कहाँ है? रिया डर कर काम गई। अर्जुन ने कॉफी साफ करते हुए कहा, घबराओ मत रिया, ये कुछ ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और समीर तुम शांति से उसकी पूरी बात सुन लो। समीर गुस्से और बेचैनी के मारे बेबस महसूस कर रहा था, लेकिन उसे अर्जुन की बात माननी पड़ी। अर्जुन ने रिया से कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा, तुम भरोसा कर सकती हो। रिया ने थोड़ा डरते हुए कहा, साक्षी आजकल बलविंदर के साथ है। कुछ दिन पहले जब मैं क्लब आई थी तो मैंने उन दोनों को साथ में देखा था। फिर सुना कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। उसके बाद साक्षी को मैंने क्लब में नहीं देखा। समीर ने भौहें सिकोड़ कर कहा, बलविंदर? कौन है ये बलविंदर? रिया के कुछ कहने से पहले ही अर्जुन ने कहा, ये बलविंदर शेरगंज वाला है ना? रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अर्जुन समझ गया था कि रिया जिस बलविंदर से डर रही है वो बलविंदर शेरगंज वाले के अलावा कोई नहीं हो सकता है। अर्जुन ने आगे पूछा, क्या तुम्हें इस बारे में और कुछ पता है? नहीं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। बस ये जानती हूँ कि साक्षी अपनी मर्जी से उसके साथ है और वो दोनों साथ में बहुत खुश हैं, रिया ने बताया। अर्जुन ने समीर की तरफ देखा। समीर के चेहरे का रंग उड़ गया था, उसकी आंखों में खून उतर आया था। साक्षी उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है, ये समीर ने कभी सपने में नहीं सोचा था। क्या नहीं किया था समीर ने उसके लिए? अर्जुन ने जब आगे कुछ नहीं पूछा तो रिया बोली, अब मुझे चलना चाहिए। तभी समीर ने अपनी जेब से 20,000 रुपए निकाले और रिया को देते हुए कहा, ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। रिया ने रुपए वापस करते हुए कहा, नहीं समीर जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। आप दोनों ने भी तो आज मेरी मदद की थी। लेकिन समीर ने उसे फिर भी पैसे दे दिए। रिया कुछ झिझक रही थी, फिर उसने रुपए रख लिए और वहां से निकल गई। समीर दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ था। अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे भाई, हम उसे ढूंढ लेंगे, तू चिंता मत कर। लेकिन मेरी बात मान और इस मामले को यहीं खत्म कर दे। अगर वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई है तो। समीर ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, क्या कमी रखी थी मैंने अर्जुन? क्या नहीं किया मैंने साक्षी के लिए? यहाँ तक कि मैंने आर्मी में जाने का अपना सपना भी छोड़ दिया साक्षी के लिए। मैं उससे जवाब चाहता हूँ। अर्जुन जानता था कि यही समीर की दुखती रग है। अर्जुन की तरह समीर भी आर्मी में जाना चाहता था, बहुत मेहनत से तैयारी भी की थी। फिर अचानक उसने अपना फैसला बदल दिया और कॉर्पोरेट फील्ड में चला गया। अर्जुन कुर्सी से उठ गया और समीर का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, चल फिर आज उससे जवाब लेकर ही आएंगे। समीर ने पूछा, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? अर्जुन बोला, ढूंढने वाले को तो भगवान भी मिल जाता है, फिर ये तो एक मामूली सा गुंडा है। समीर मुस्कुराकर बोला, यार मामूली तो नहीं है। रिया को देखा था ना, कैसे नाम लेने में ही कांप रही थी वो। यही कांपने वाले लोग तो गुंडों की ताकत है। अब अर्जुन उसे दिखाएगा कि असली ताकत क्या होती है। तो उठ, चल अभी चलते हैं। अर्जुन ने समीर को उठाया और वो दोनों वहां से निकल पड़े। समीर आज अपनी कार लेकर आया था और ड्राइव कर रहा था और अर्जुन बैठकर फोन घुमा रहा था। 5 मिनट बाद उसने कहा, पहाड़गंज चल। समीर ने उसकी तरफ देखा, पता मिल गया? वो थोड़ा हैरान था। अर्जुन ने अपनी खास स्माइल दी, हाँ मिल गया। आजकल पहाड़गंज की एक लावारिस बिल्डिंग को अपना अड्डा बना रखा है। आधे घंटे बाद समीर और अर्जुन उस बिल्डिंग के सामने खड़े थे। पहाड़गंज के भीड़ भरे
बाजार में ये 5 मंजिला इमारत सालों से गुमनामी में खड़ी हुई थी। बिल्डिंग पर अवैध निर्माण का केस चल रहा था और उसी ने बलविंदर को ये बिल्डिंग सौंप दी थी, जहां से अब वो अपने कई गैर कानूनी धंधे चलाता था। दिल्ली में एक्टिव बहुत से गैंग्स की तरह बलविंदर का भी एक गैंग था। इस गैंग के मेंबर्स भी बलविंदर की तरह ही गैर कानूनी कामों में लगे हुए थे। समीर ने गाड़ी पार्क की और दोनों एक साथ उस बिल्डिंग में घुस गए। नीचे की मंजिल एकदम बुरी हालत में थी। जब वहां कोई नहीं दिखा तो दोनों ऊपर की तरफ बढ़े। सीढ़ियों की हालत भी पहली मंजिल की तरह खराब थी, टूटी फूटी और अंधेरी। सीढ़ियां चढ़ते हुए अर्जुन एक आदमी से टकरा गया। हट्टा कट्टा सा वो आदमी दिखने में ही गुंडा लग रहा था। उसके हाथ से एक बैग छूटकर नीचे गिरा। वो आदमी चीखा, ऐ दिखता नहीं क्या, अंधा है? समीर ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर रोशनी कर दी। अर्जुन ने बैग उठाकर उसको देते हुए कहा, भाई कहाँ है? क्यों बताऊं, कौन है तू? उस आदमी ने अर्जुन को धक्का देते हुए कहा। अर्जुन की कद काठी को देखकर उसे लगा कि वो कोई पुलिस वाला है। अर्जुन ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहा, अरे भाई, हम तो सिर्फ बलविंदर भाई से मिलने आए हैं। उनसे एक छोटा सा काम है। हम भी आपकी तरह ही उनके बंदे हैं भाई। उस आदमी ने अपनी आस्तीन मोड़ी और कलाई पर एक टैटू दिखाते हुए कहा, ये होते हैं भाई के बंदे। अब तू बता, तू कौन है? उसके हाथ पर शेर के मुंह का एक टैटू बना हुआ था। ये जानकारी अर्जुन ने नोट कर ली। लोकल गैंग्स के मेंबर अक्सर ऐसे टैटू बनवाते थे जिससे उनकी यूनिटी और पहचान साबित हो सके। अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़कर मोड़ दी। बैग एक बार फिर से नीचे गिर गया। पहाड़ जैसे कद काठी वाला वो आदमी कलाई मुड़ते ही दर्द से चीख पड़ा। तुझे समझ नहीं आता? जब मैंने कहा हम भाई के ही लोग हैं, ये मान ले जैसे पुलिस के अंडर कवर एजेंट्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही। और ये पैसा तो इस वक्त कहाँ लेकर जा रहा है, हमें ये भी पता है। अर्जुन ने उसके जेब पर हाथ मारा जिसमें कुछ गड्डियां रखी हुई थी। ये सुनते ही वो आदमी थोड़ा घबरा गया और बोला, भाई इस समय ऊपर वाले फ्लोर पे अपनी नई गर्लफ्रेंड को बिलियर्ड सिखा रहे हैं। उसने अपनी जेब पर हाथ रख लिया। अर्जुन ने उसकी कलाई छोड़ दी। वो कलाई सहलाता हुआ वहां से भाग गया। अर्जुन ने कहा, अब तुम्हारे किसी साथी को कॉल करके ये भी बता दो कि हम लोग आए, चांदनी चौक की डील के बारे में बात करने आए। अर्जुन ने एक और ब्लफ खेला। उस आदमी ने एक नजर अर्जुन को ऊपर से नीचे देखा और फिर अपना मोबाइल फोन निकालकर किसी को कॉल करके कहा, चांदनी चौक वाले बंदे आ रहे हैं भाई से मिलने। समीर ने धीरे से पूछा, उसने इतनी आसानी से सब कुछ उगल दिया, ये कैसे किया भाई तूने? अर्जुन बोला, जब मेरी उससे टक्कर हुई तो उसने हाथ में पकड़ा हुआ बैग गिर जाने दिया, लेकिन जेब पर से हाथ नहीं हटाया। और जब मैंने रुपयों के बारे में बात की तो उसका हाथ अपने जेब पर कस गया। मतलब ये कि वो अपने मालिक के रुपयों के साथ कोई झोल कर रहा है। खैर जाने दो, हमारा काम हो गया ना, चलो हम चलकर बलविंदर से मिलते हैं, समीर ने कहा। और दोनों सीढ़ियां चढ़कर 5वें फ्लोर पर पहुंच गए। बाहर एक बड़ा सा हॉल था और आसपास बहुत से कमरे। इस फ्लोर की हालत बाकी के मुकाबले बहुत अच्छी थी। हॉल में कुछ सोफे रखे हुए थे और बलविंदर के लोग वहां बैठे हुए थे। अर्जुन ने जाकर उनसे कहा, हम भाई से मिलने आए हैं, जरूरी काम है। 2 आदमी उठे और अर्जुन और समीर की तलाशी ली। फिर एक कमरे की तरफ इशारा करके बोले, उधर चले जाओ। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अचानक समीर की नजर पूल टेबल के पास खड़ी साक्षी पर पड़ी और उसे लगा कि उसकी सांस रुक जाएगी। अर्जुन ने भी साक्षी को देखा और समीर के एक्सप्रेशन से वो समझ गया था कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा, लेकिन इस वक्त वे दोनों कुछ नहीं कह सकते थे। बलविंदर एक मीडियम हाइट का अधेड़ आदमी था। गहरा सांवला रंग और सिर पर छोटे छोटे बाल। वो मन लगाकर साक्षी को बिलियर्ड्स खेलना सिखा रहा था। साक्षी टेबल पर झुकी और बलविंदर ने उसका हाथ थामकर स्टिक को सेट किया। बॉल जैसे ही निशाने पर लगी, साक्षी ने बलविंदर के गले में दोनों बाहें डाल दी और उसके गाल पर किस कर लिया। ये देखकर तो समीर की मुट्ठियां तन गई। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, शांत रहो समीर, बल्कि मैं कहूंगा कि तुम एक बार फिर सोच लो। लेकिन समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन और समीर जैसे ही कमरे के अंदर जाने के लिए बढ़े, एक आदमी तेज कदम बढ़ाता हुआ कमरे के अंदर चला गया। ओह, तो ये वही है, समीर ने अर्जुन से कहा। अर्जुन भी एकटक उसे ही देख रहा था। ये वही गुंडा था जिसे अभी कुछ देर पहले अर्जुन ने क्लब में पीटा था। उसने बलविंदर से अंदर आने की परमिशन मांगी। साक्षी कुछ दूर हटकर खड़ी हो गई और गंजा आदमी बलविंदर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर बलविंदर बोला, जी तो ये तेरी हालत किसने की? तेरे चेहरे पर चोट के निशान है। गंजा आदमी, जिसका नाम जीतू था, टेबल पर कुछ कागज रखते हुए गुस्से भरी आवाज में बोला, भाई इन दोनों ने क्लब में बेवजह मेरे साथ मारपीट की। वो कागज क्लब के सीसीटीवी फुटेज के प्रिंट्स थे। बलविंदर ने ध्यान से उन फोटोज को देखा और पूछा, इन्हें तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, किस गैंग के बंदे हैं?
उसने कागज वापस टेबल पर पटक दिया और तभी साक्षी की नजर समीर की फोटो पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जीतू के जवाब देने से पहले ही समीर और अर्जुन उसके कमरे में अंदर आ गए। बलविंदर उन्हें बिना पूछे एकदम से अंदर आते देख बोला, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये तो वही दोनों हैं जिनकी फोटो तुमने दिखाई थी। वो समीर और अर्जुन को पहचान गया था। जीतू भी जोश में आकर बोला, देखो भाई कितनी हिम्मत, ये आपको खुली चुनौती देना चाहते हैं, इसलिए मेरे पीछे यहाँ तक चले आए। अर्जुन और समीर को देखकर साक्षी कांप उठी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अर्जुन अब तक उनकी बात शांति के साथ सुन रहा था। वो चाहता था कि समीर एक बार साक्षी से बात कर ले, फिर जो होगा देखा जाएगा। समीर ने जीतू की बात का जवाब देते हुए कहा, हम तेरे पीछे नहीं आए, इसके पीछे आए। समीर ने साक्षी की तरफ इशारा किया। बलविंदर ने पलटकर साक्षी की तरफ देखा। क्या बात है साक्षी, कौन है ये लोग? ये मेरा फियांसे था, हमारी शादी होने वाली थी, साक्षी ने हकलाते हुए कहा। बलविंदर ने समीर को गौर से देखा और कहा, अच्छा तो ये समीर है, क्या बात करनी है तुझे? मुझे साक्षी से जवाब चाहिए, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? समीर की आवाज में चिढ़, गुस्सा और उलझन थी। बलविंदर, अर्जुन और समीर तीनों ही इस समय साक्षी को देख रहे थे। क्या उसे अपना जवाब मिल पाएगा? क्या साक्षी उसके साथ वापस जाने के लिए तैयार हो जाएगी? बलविंदर क्या इतनी आसानी से समीर और अर्जुन को वहां से जाने देगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मैं हूं आपके साथ आरजे दक्ष। समीर इस वक्त साक्षी की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहा था, लेकिन साक्षी उससे नजरें चुरा रही थी, जैसे उसके पास समीर से नजरें मिलाने की हिम्मत ही ना हो। शोरगुल सुनकर हॉल में बैठे काफी लोग भी उस कमरे में आ गए थे। कुछ ही देर में यहाँ साक्षी खिलखिलाकर हंस रही थी और अब जैसे उसे सांप सूंघ गया था। मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए साक्षी, समीर ने फिर कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। माहौल एकदम बोझिल था। लोग कभी साक्षी को देखते, कभी समीर को, तो कभी बलविंदर को। अर्जुन भी इस तनाव को महसूस कर रहा था। उसे पता था कि ये शांति ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। बलविंदर का एक इशारा पाते ही उसके गुंडे उन दोनों पर टूट पड़ेंगे, लेकिन बलविंदर ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो पीछे हट गया और टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, साक्षी जवाब दो, समीर इतना खतरा उठाकर यहाँ तक आया तुमसे बात करने के लिए। बात खत्म करके बलविंदर ने अपने आदमियों को बाहर जाने का इशारा किया। बलविंदर की बात सुनकर अर्जुन ने मन ही मन उसे गाली दी। अब बड़ा महान बन रहा है। लेकिन समीर ने बलविंदर की बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर साक्षी से कहा, आप बोलोगी भी कुछ? तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ या वापस लेने आया हूँ। तुम बस मेरे सवालों का जवाब दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। समीर की बात सुनकर अब की बार अर्जुन भी चौंक पड़ा। उधर साक्षी के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। वो चीख पड़ी, ये क्या जवाब लगा रखा है? इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई है तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। मैंने कई बार तुमसे इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम तो अपनी धुन में मगन रहते थे। बोलते बोलते साक्षी गुस्से में कांपने लगी। साक्षी का गुस्सा देकर समीर तक पका गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। 2 पल रुककर उसने सोचा और फिर बोला, क्या कमी थी मेरे प्यार में साक्षी? मुझे बस इसी सवाल का जवाब चाहिए। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? आर्मी में जाने का सपना तक छोड़ दिया मैंने। इतना प्यार किया, तुमने जरा सी भी इज्जत नहीं की इस बात की। साक्षी फिर झल्ला उठी। वाह, बहुत कुर्बानियां दी है तुमने। 2 कौड़ी की नौकरी से मुझे कौन सी खुशी खरीद कर देने वाले थे तुम? मेरे भी कुछ सपने थे, कुछ अरमान थे। खैर छोड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं बलविंदर के साथ खुश हूँ और इसी के साथ रहना चाहती हूँ। ये बात सुनकर समीर ने अपना आपा खो दिया और वो साक्षी की तरफ बढ़ा ही था कि बलविंदर बीच में आ गया। अरे अरे, उधर कहाँ जा रहा है? उसने समीर का कंधा पकड़कर जोर से धक्का दिया। समीर का ध्यान पूरा साक्षी की तरफ ही था। इस अचानक मिले धक्के से वो लड़खड़ा गया और पूल टेबल पर टकरा गया। अर्जुन ने एक पल की भी देरी किए बगैर समीर को संभाल लिया। चल भाई, अब यहाँ से चलते हैं। मुझे लगता है कि तेरे सवालों का जवाब तुझे मिल ही गया होगा, अर्जुन ने उसे उठाते हुए कहा। समीर ने चुपचाप सिर हिला दिया। वो दोनों जाने के लिए मुड़े ही थे कि बलविंदर बोल पड़ा, तुझे तो तेरे सवालों का जवाब मिल गया, अब मेरे सवाल का भी जवाब देता जा। बलविंदर के इशारे पर उसके गुंडे अर्जुन और समीर का रास्ता रोककर खड़े हो गए।
अर्जुन मुड़ा और बलविंदर से बोला, देख भाई, हमारी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई लेना देना है। जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हो गया है, अब जाने दे। वरना बलविंदर अब अर्जुन को चिढ़ाने की मूड में था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उससे आधी उम्र का लड़का उसके सामने खड़ा होकर उससे नजरें मिलाकर बात करे। वरना क्या, इसी से पूछ ले कि क्लब के बाहर क्या हुआ था। अर्जुन ने जीतू की तरफ देखकर हंसते हुए कहा। अब बलविंदर गुस्साए सांड की तरह पुकारने लगा, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे अड्डे पर आकर मुझे धमकाएगा? एक तो आते ही यहाँ वकालत शुरू कर दी, न दुआ न सलाम, और अब ये तेवर दिखाएगा। मेरे आदमी पर तूने हाथ उठाया, मेरे अड्डे में मेरी इजाजत के बिना घुसा, मेरी महबूबा की बेइज्जती की, और अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़कर मारो इन दोनों को, जब तक इनकी अकल ठिकाने न आ जाए, उसने अपने गुंडों से कहा। उसके गुंडे कब से इसी पल का इंतजार में खड़े थे। वो बलविंदर के इशारा पाते ही अर्जुन की तरफ लपके, लेकिन अर्जुन के माथे पर शिकन तक नहीं आई। अबे यार, एक दिन में दो दो बार मारपीट करना अच्छा नहीं लगता। इतने में दो गुंडे उसकी तरफ बढ़े और अगले ही पल वो दोनों कमरे के एक दूसरे कोने में पड़े करा रहे थे। बलविंदर आंखें फाड़े देखता रह गया। ये कब हुआ? यहाँ तक कि समीर भी देख नहीं पाया। अब की बार सारे एक साथ अर्जुन और समीर पर टूट पड़े। अर्जुन तो एक ट्रेंड फाइटर था ही, लेकिन समीर भी कुछ कम नहीं था। वो कॉलेज के दिनों में बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका था और अब भी उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी थी। वो गुंडों को पटक पटक कर धो रहा था। इतने में जीतू ने ब्लेड की स्टिक उठाई और अर्जुन के सिर पर तेजी से मारने ही वाला था कि समीर ने उसके हाथ से रोक लिया और उसका हाथ घुमाकर उसे जमीन पर पटक दिया। अर्जुन दो गुंडों से उलझा हुआ था। उसने दोनों को अलग फेंका और जीतू को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया और जोर से पूल टेबल पर पटक दिया। ऐसा खेलते हैं अर्जुन के स्टाइल में। टेबल चरमराकर टूट गई। खूब मार खाने के बाद भी बलविंदर के गुंडे हार नहीं मान रहे थे। अब वे सब लड़ते लड़ते बाहर के हॉल आ गए। जब बलविंदर ने देखा कि अर्जुन और समीर उसके आदमियों पर भारी पड़ रहे हैं, तो उसने दूसरा कमरा खोल दिया जिसमें हथियार भरे हुए थे, लंबे लंबे छुरे और हॉकी स्टिक्स। अर्जुन की नजर जैसे ही इन चीजों पर पड़ी, उसने समीर को इशारा किया। समीर ने आंखों ही आंखों में पूछा, क्या? अर्जुन बोला, खिड़की। समीर की आंखें फैल गई थी। वो दोनों इस समय 5वें फ्लोर पर थे और यहाँ से कूदने का मतलब था अपनी जान से हाथ गंवाना। इतने में वो सब हथियार लेकर आ गए थे। अर्जुन ने जल्दी जल्दी दो कुर्सियां उनकी तरफ उछाल दी। उससे कुछ पल का वक्त मिल गया और वो दौड़कर समीर के पास पहुंचा। उसका हाथ पकड़कर बिलियर्ड्स वाले कमरे में बनी खिड़की की तरफ दौड़ लगा दी। आते हुए उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। खिड़की बहुत बड़ी थी और उसका शीशा खुला हुआ था। समीर इससे पहले कि कुछ भी सोच पाता, अर्जुन ने उसके साथ ही छलांग लगा दी। समीर ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी के कुछ आखिरी सेकंड्स हैं और जल्दी उसे शरीर के परचके जमीन पर बिखरे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे अपने नीचे प्लास्टिक की थैलियों की सरसराहट महसूस हो गई थी, जिनमें कपड़ों जैसा कुछ भरा हुआ था। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। चल जल्दी उठ और निकल यहाँ से, अर्जुन ने धीरे से कहा और उसका हाथ पकड़कर उठाया। समीर उठ खड़ा हुआ और कुछ ही देर में वो पाइप के रास्ते सरसराते हुए नीचे उतर गए और बाजार की भीड़ में खो गए। और कुछ ही देर में वो अपनी कार में थे। समीर कार की स्टीयरिंग व्हील संभाले हुए था और बगल में बैठे अर्जुन ने बियर की बोतल खोल ली थी। दोनों पागलों की तरह से जा रहे थे। बलविंदर हाथ मलता रह गया बेचारा। क्या गजब की धुलाई की भाई तूने उन गुंडों की, समीर हंसते हुए बोला। अर्जुन ने बियर का एक घूंट हलक से नीचे उतारा और बोला, लेकिन उसका हथियारों वाला आइडिया बढ़िया था। बड़ी स्टाइल से कमरा खोलकर हथियार फेंक रहा था। बाल बाल बच गए भाई। समीर ने एक नजर अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, फिर भी तूने बहुत बड़ा रिस्क उठाया। अगर वहां कपड़ों से भरी थैलियां नहीं होती ना, तो आज हमारा कीमा बन गया होता। अरे ऐसे कैसे बन जाता मेरे भोले भंडारी। तो प्यार में अंधा होकर वहां गया था, लेकिन मेरी आंखें खुली हुई थी। इतनी खतरनाक जगह जाने से पहले क्या तूने आसपास नजर नहीं डाली थी? अर्जुन ने कहा तो समीर कुछ समझ नहीं पाया। उसके मुंह से निकला, मतलब तुझे सब कुछ पहले से पता था? उसने बियर के लिए हाथ बढ़ाया तो अर्जुन ने उसके हाथ पर चपत मारते हुए कहा, ड्राइविंग के वक्त नो ड्रिंकिंग। और हाँ, मुझे पहले से ही पता था कि वहां छत पर कपड़ों से भरी हुई बड़ी बड़ी थैलियां रखी हुई है। बलविंदर के अड्डे में घुसने से पहले ही मैंने भागने का प्लान तैयार कर लिया था। इस 5 स्टोरी बिल्डिंग के बगल में जो 2 मंजिला मकान है, वो पुराने कपड़ों का धंधा करने वाले किसी व्यापारी का है। शाम होते ही वो पूरा माल थैलियों में भरकर छत पर रख देता होगा। मैंने खिड़की से झांक कर वो नजारा देख लिया था।
जब तो साक्षी के साथ सवाल जवाब में बिजी था। समीर ने उसे सलाम करते हुए कहा, हैट्स ऑफ टू यू माय फ्रेंड, अब बताओ कहाँ चलना है। अर्जुन ने बॉटल खत्म करके बैक सीट पर डाल दी और बोला, आज के लिए इतना एडवेंचर काफी है यार। अब अगर तेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए हो तो मुझे मेरे घर पहुंचा दे मेरे भाई, नींद बहुत आ रही है यार। अच्छा पहले कहीं चलकर खा लेते हैं, समीर ने कहा और गाड़ी कनॉट प्लेस की तरफ मोड़ दी। वैसे क्या डिसाइड किया है तूने आगे के लिए, अर्जुन ने पूछा तो समीर बिल्कुल चुप हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला, अब एक नई शुरुआत करने का डिसाइड किया है यार, पिछली सारी बातें मिट्टी में डालते हैं। शाबाश मेरे भाई, अर्जुन ने समीर का कंधा थपथपाया। जैसे ही अर्जुन अपने घर पहुंचा उसने सबसे पहले अपना फोन चेक किया, कहीं डॉक्टर माही का कोई मैसेज तो नहीं आया, लेकिन उसका फोन बंद था, बैटरी खत्म हो चुकी थी। अर्जुन ने फोन चार्जिंग पर लगाया और नहाने चला गया। जब वो नहाकर निकला तो फोन बज रहा था। अरे यार, इतनी रात में किसका कॉल होगा, कहीं ये समीर फिर से किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया, अर्जुन ने सोचा। लेकिन फोन की स्क्रीन पर मेघा का नाम चमक रहा था। इतनी रात को मेघा का कॉल, क्या बात है, कहीं बलविंदर के आदमी मेघा तक तो नहीं पहुंच गए। ये ख्याल दिमाग में आते ही अर्जुन परेशान हो उठा। उसने जल्दी से फोन उठाया। कहाँ हो तुम, दिन भर से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, सुबह अचानक गायब ही हो गए तुम दोनों। मेघा शिकायती लहजे में बोली, सब ठीक है ना मेघा, क्या बात है, तुम कॉल क्यों कर रही थी, अर्जुन ने जल्दी जल्दी पूछा। मेघा उसके सवालों से चकरा गई। अरे अरे ब्रेक लगाओ, सब ठीक है, वैसे तुम परेशान क्यों हो रहे हो, अर्जुन बोला। फिर ठीक है, कुछ दिन मुझे फोन मत करना, ठीक है। मेघा को लगा शायद कल की बात से अर्जुन अब तक शर्मिंदा है और इसी वजह से उसे कॉल करने के लिए मना कर रहा है। ओके इट्स ऑल राइट, मेघा ने कहा और फोन काट दिया। उसके मन में अजीब सी कश्मकश थी। वो जितना ही अर्जुन से दूर जाने की कोशिश करती वो उतना ही उसे अपने नजदीक पाती, लेकिन अर्जुन का बिहेवियर अब भी उसके साथ अजनबी जैसा ही था। उधर अर्जुन को लगता था कि मेघा और उसके बीच में अब कुछ नहीं बचा है और उसे मेघा से दूर चला जाना चाहिए। इस वजह से शायद उसके साथ थोड़ा रूड भी हो जाता था। और वैसे भी अर्जुन अब किसी तरह की रोमांटिक रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार नहीं था, ना तो मेघा के साथ ना ही किसी और के साथ। फिर भी मेघा के दिल को अर्जुन के इस बर्ताव से चोट तो पहुंचती ही थी। अर्जुन ने फिर से अपना फोन बंद कर लिया और अगले 2 दिन कहाँ गया किसी को नहीं पता था। 2 दिन बाद अचानक मेघा का मैसेज आया, ऑफिस में कोई तुम्हें ढूंढने आया था, गार्ड ने उसे बता दिया कि अब तुम वहां काम नहीं करते हो, तो वो चला गया। ये मैसेज पढ़ते ही अर्जुन का माथा ठनका। कौन हो सकता है ये जो उसकी खोज करते हुए ऑफिस तक पहुंच गया था? क्या बलविंदर ही अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे ढूंढ रहा था, या कोई और भी अर्जुन के पीछे था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मैं हूं आपके साथ आरजे दक्ष। अर्जुन को समझ नहीं आया कि उसे ऑफिस तक जाकर खोजने वाला कौन हो सकता है। कहीं बलविंदर तो नहीं, लेकिन उसे मेरी ऑफिस का पता कैसे मिलेगा जहां मैंने हफ्ते भर काम नहीं किया, अर्जुन सोच रहा था। तभी उसका ध्यान इस बात पर गया कि आज मेघा ने कॉल नहीं किया, बल्कि मैसेज में भी बस इन्फॉर्म करने के लिए एकदम फॉर्मल लैंग्वेज में किया था। उसे थोड़ा अजीब लगा, शायद मैंने मेघा का दिल दुखाया है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे किसी को गलत इंडिकेशन मिले। अर्जुन मेघा के लिए अपनी फीलिंग्स को समझ चुका था, इसलिए उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहता था। वैसे भी उसकी लाइफ में अभी इन बातों के लिए समय नहीं था। उसने फोन उठाया और एक मैसेज टाइप किया, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मेघा ने जब ये मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। अर्जुन ने भले ही किसी भी वजह से लिखा हो, लेकिन मेघा के मन में उम्मीद जगाने के लिए 4 शब्द ही काफी थे। उधर बलविंदर के पहाड़गंज वाले अड्डे पर जो अफरा तफरी मच गई थी, उसकी खबर दूसरे गैंग्स को भी लग गई। बलविंदर इसे अपनी बेइज्जती समझ रहा था और उसने इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक खास आदमी को बुलाया था। उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में बलविंदर, जीतू और उसके 3-4 खास आदमी बैठे हुए थे और सामने वाली चेयर पर एक अजीब सा शख्स बैठा हुआ था जिसने अपने पूरे चेहरे को सुनहरे मास्क के पीछे छिपा रखा था। उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। फिर भी वो आदमी इतना खोखार था कि ये बयान करने के लिए उसकी आंखें ही काफी थी। उसकी आवाज भी उतनी ही खतरनाक थी। उसने बलविंदर की बात सुनी और गला साफ करते हुए बोला, क्या मतलब? 2 लड़के आए और तुम्हारे अड्डे को तहस नहस कर गए और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे? अच्छा मजाक था। उसके हंसने से पूरा तहखाना गूंज उठा। बलविंदर ने सिर हिलाकर कहा, वो दोनों कोई आम लड़के नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने फाइटिंग की कोई ट्रेनिंग ली है। वो जब यहाँ पर आए तब हमें पता भी नहीं था।
हमने उनकी ताकत को अंडर एस्टिमेट किया और ये सब हो गया। मैंने कई आदमी भेजे उनका पता लगाने के लिए, लेकिन तुम तो जानते ही हो मेरे इलाके से बाहर मेरी ताकत खत्म हो जाती है। अभी तक उनका कोई पता नहीं चला और इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है तेजा। तो ये बात है। खैर, अब तुमने ये मामला मेरे हाथ में सौंप दिया है तो तुम अब टेंशन मत लेना। मैं अपने हिसाब से देख लूंगा कि उन छोकरों का क्या करना है। बहुत शौकीन है उन्हें लड़ाई करने का। मैं दिखाता हूँ कि असली फाइटर क्या होता है। तेजा ये कहकर एक शैतानी मुस्कुराहट देने लगा। वहीं मेघा का मैसेज मिलने के अगले ही दिन अर्जुन सुबह जल्दी घर से निकल गया और समीर को उसके घर से लेकर दिल्ली के बाहर बने एक छोटे से होटल में रहने चला गया। दोनों ने अपना अपना फोन बंद कर लिया था। हमें कुछ दिन अंडरग्राउंड रहना होगा, किसी से कांटेक्ट मत करना समीर, अर्जुन ने कहा तो समीर ने उसकी बात मान ली। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन बिना कुछ किए कमरे में पड़े पड़े समीर बोर होने लगा। एक दिन उसने कहा, यार अब तक तो बलविंदर हमें भूल भी गया होगा। ऐसी छोटी मोटी लड़ाई तो रोज करता होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई अब हमारे पीछे आएगा। अर्जुन बोला, तेरी बात भी सही है, लेकिन हमें फिर भी संभल कर रहना होगा भाई यार। समीर कुछ कहना चाह रहा था। अर्जुन हंसते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूं तू पक गया है, लेकिन आज का दिन और निकाल ले, फिर कल सोचेंगे आगे क्या करना है। अच्छा चल थोड़ा टहल कर आते हैं यार, समीर ने कहा तो अर्जुन मना नहीं कर सका। वो दोनों होटल से निकलकर बाइक पर बैठे और पास के मार्केट में घूमने लगे। अचानक अर्जुन की नजर 2 लोगों पर पड़ी और उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। क्या हुआ, हम कहां जा रहे हैं? समीर पूछ रहा था, लेकिन अर्जुन बाइक लहराता हुआ भीड़ में गुम हो गया। भीड़ भरे संकरे मार्केट में भी अर्जुन इस तरह बाइक चला रहा था जैसे पानी में मछली तैर रही हो। वो दोनों लोग जो उसके पीछे थे सिर खुजाते रह गए। अरे यार अभी तो यही था, कहां गायब हो गया? एक ने कहा, हमें भाई को इस बारे में बता देना चाहिए। चल, दूसरा बोला। अर्जुन तंग गलियों में से बाइक भगाते हुए होटल के गेट तक पहुंचा तो समीर से बोला, मैं बाहर नजर रखता हूं, इतने में तो सामान लेकर आ जा। थोड़ी ही देर में समीर बैग लेकर और होटल का बिल चुकाकर बाहर निकल गया। अभी वो थोड़ी दूर चले ही थे कि सामने से 3-4 बाइक सवार आए और अर्जुन का रास्ता रोकने लगे। अर्जुन ने बड़ी शांति से अपनी बाइक एक तरफ पार्क कर दी और बैग उस पर रख दिया। भाई देर कर दी हमने, समीर धीरे से बोला। हाँ, हमें पहले ही निकल लेना चाहिए था, अर्जुन ने कहा। चारों बाइक सवार भी अपनी अपनी बाइक्स खड़ी करके अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे। वो लोग 8 लोग थे और सभी के पास हथियार थे, हॉकी स्टिक्स और तेज छुरे। समीर ने फिर कहा, भागकर जाते कहां यार? अर्जुन मुस्कुरा कर बोला, मेरा प्लान तो तिब्बत जाने का था। उसकी बात सुनकर समीर हंस पड़ा। इस खतरनाक सिचुएशन में भी अर्जुन को मजाक सूझ रहा था। अर्जुन, समीर और बाइक वाले 8 आदमी अब आमने सामने खड़े थे। इतने में पीछे से एक बुलेट आते दिखाई दी। अर्जुन ने थोड़ा झांक कर देखा। बुलेट भी उनके पास ही आकर रुक गई। जो हेलमेट उतार कर सामने आया वो हट्टा कट्टा पहलवान जैसे दिखने वाला 35-40 की उम्र का आदमी था, जो शायद उस गैंग का सरदार था। उसने अपनी जैकेट भी उतारकर बाइक पर टांग दी। अर्जुन की नजर उसके बेल्ट से लटकी रिवॉल्वर पर पड़ी। उसने समीर को इशारा किया। समीर रिवॉल्वर देखकर थोड़ा घबरा गया। सरदार के साथ एक लंबा और दुबला पतला आदमी भी था। उसने अपने लंबे बालों की चोटी गूंद रखी थी। हाँ भाई, क्या चल रहा है? पहलवान जैसे दिखने वाला आदमी आगे आया और कड़क आवाज में बोला। 8 में से एक ने जवाब दिया, यही दोनों है भाई। जवाब सुनकर उसने कहा, बढ़िया है, अब ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म करते हैं। उसकी बात सुनकर उसके साथी हंस पड़े। समीर भी मुस्कुरा दिया और बोला, लेकिन 2 चूहों के पीछे 10 बिल्लियां, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? समीर की बात सुनकर अर्जुन जोर से हंस पड़ा। सरदार ने अपना चश्मा निकालकर जेब में रखते हुए कहा, बहुत चर्बी बढ़ गई है तुम दोनों की। बलविंदर के अड्डे तक पहुंच गए, अब सारी हेकड़ी उतारता हूं तुम्हारी। उसने हाथ से एक इशारा किया और उसके बंदे आगे बढ़े। तभी अर्जुन ने हाथ उठाकर कहा, 1 मिनट, तुम बलविंदर के गैंग के तो नहीं लगते, वैसे भी इलाका उसका है भी नहीं। कौन हो तुम और हमारे पीछे क्यों पड़े हो? हम हैं फेसलेस फाइटर्स, आप समझ गए? सरदार बोला। ये सुनकर अर्जुन और समीर एक दूसरे को देखने लगे। चोटी वाला आदमी आगे बढ़ा और बोला, क्या हुआ, नाम सुनकर घबरा गए? नहीं, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इतने बड़े मुंह वाले गुंडे ऐसा नाम क्यों रखेंगे। समीर ने कहा तो अर्जुन हंस पड़ा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चोटी वाला आदमी तेजी से आगे बढ़ा और हॉकी स्टिक से समीर के पैर पर जोर से वार किया।
लेकिन अर्जुन ने इससे पहले ही समीर को उठाकर दूसरी ओर कर दिया और पलक झपकते ही चोटी वाले की हॉकी स्टिक अपने हाथ में ले ली। सरदार ने तुरंत अपने आदमियों को इशारा किया और 8 के 8 अर्जुन और समीर पर टूट पड़े। जमकर लड़ाई हुई और कुछ ही देर में अर्जुन ने उन सबको जख्मी कर दिया। हड्डियों की टूटने की आवाजें उस छोटी सी जगह में जोर से सुनाई दे रही थी। समीर काफी ज्यादा घायल हो चुका था और अर्जुन को भी चोट लगी थी। चोटी वाले आदमी की चोटी इस वक्त अर्जुन के हाथ में थी और समीर उन सबके हथियार उठाकर दूर फेंक रहा था। लेकिन सरदार अब भी दूर खड़ा होकर ये नजारा देख रहा था। जैसे ही अर्जुन ने चोटी वाले आदमी का सिर जमीन पर पटका, सरदार ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर गोली चला दी। अर्जुन पीछे हटो, समीर चिल्लाया। गोली का निशाना अर्जुन का सिर था। तभी समीर बीच में आ गया और गोली उसके कंधे में जाकर धंस गई। अर्जुन ने एक नजर समीर पर डाली और चोटी वाले को छोड़कर एक छलांग मारी और जमीन पर स्लाइड करते हुए सरदार को अपने पैरों में फंसाकर नीचे गिरा दिया और उसके मुंह पर 3-4 मुक्के चढ़ गए। ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। अर्जुन गुस्से से पागल हो उठा था, लेकिन अभी इसके लिए वक्त नहीं था। समीर के कंधे से खून की तेज धारा बह रही थी और वो जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने सरदार की रिवॉल्वर निकाल ली और उसे जोर से एक लात मारी। समीर को उसने अपनी गोद में उठा लिया था। चोटी वाला आदमी और कुछ गुंडे अर्जुन को पकड़ने के लिए आगे आए। सरदार भी अर्जुन की तरफ दौड़ा। कहां भाग रहा है बुद्धिल, उसने चिल्लाकर कहा। अर्जुन ने रिवॉल्वर से एक हवाई फायर किया और बोला, दूर रहना मुझसे, मेरा निशाना चूकता नहीं है। अर्जुन की आंखों से जैसे आग बरस रही थी। अर्जुन के हाथ में रिवॉल्वर देकर गुंडे 2 कदम पीछे हट गए। अर्जुन बाइक की तरफ दौड़ा। तभी एक कार बहुत तेज स्पीड से आई और उसके सामने रुक गई। कार एक लड़की चला रही थी। पिछला दरवाजा खुल गया था। जल्दी अंदर बैठो, लड़की ने कहा। अर्जुन के पास सोच विचार करने का वक्त नहीं था। समीर की आंखें बंद हो रही थी। उसने समीर को लिटाया और खुद भी अंदर बैठ गया। समीर के कंधे से तेजी से खून बह रहा था। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और जल्दी ही कार हवा से बातें करने लगी। उस इलाके से निकलकर अब गाड़ी हाईवे पर आ चुकी थी। अर्जुन ने लड़की से पूछा, क्या तुम्हारी गाड़ी में फर्स्ट एड किट होगी? उस लड़की ने किट निकालकर देते हुए कहा, हाँ ये लो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। नहीं, तुम किसी पास के मेडिकल स्टोर पे गाड़ी रोक देना प्लीज, अर्जुन बोला। लेकिन तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है, लड़की ने घबरा कर कहा। तुम बस गाड़ी चलाओ, अर्जुन बोला और दवा निकालकर समीर का घाव साफ करने लगा। कुछ ही दूर जाकर लड़की ने एक मेडिकल स्टोर के सामने गाड़ी रोक दी। अर्जुन जल्दी से उतरा और कुछ ही देर में कुछ सामान लेकर आ गया और गाड़ी में बैठ गया। लड़की हैरान से उसकी तरफ देख रही थी। अर्जुन ने समीर का घाव साफ किया, एक दवाई लगाई और जोर से उसके कंधे को 2 उंगलियों से दबाया। बुलेट ऊपर आ गई और अर्जुन ने उसे निकालकर बाहर फेंक दिया। क्या क्या वो बुलेट थी? तुमने अभी उसे निकाला? लड़की की आंखें अचरज से फैल गई। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, तुम्हारा स्कार्फ साफ है ना? लड़की ने स्कार्फ अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। अर्जुन ने घाव पर ढेर सारी रुई रखी और स्कार्फ से कसकर बांध दिया। फिर समीर के मुंह में एक दवा डाल दी और एक इंजेक्शन भी दे दिया। तभी अर्जुन की नजर पीछे आ रही बाइक्स पर पड़ी। उसने लड़की से कहा, अब गाड़ी चलाओ और थोड़ा जल्दी, वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। लड़की ने एक बार फिर कार स्टार्ट की और तेजी से सड़क पर दौड़ाने लगी। समीर को थामे अर्जुन लगातार पीछे नजरें जमाए हुए था, लेकिन अब तक उस लड़की से ये नहीं पूछा कि वो कौन है और क्यों उनकी मदद कर रही है। कौन थी ये अनजान मददगार जो अर्जुन की मदद के लिए अचानक आ टपकी थी? क्या अर्जुन उन गुंडों से पीछा छुड़ा सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मैं हूं आपके साथ आरजे दक्ष। अनजान मददगार लड़की तेजी से कार हाईवे पर दौड़ा रही थी और बैक सीट पर बैठा अर्जुन लगातार पीछा कर रहे लोगों पर नजर बनाए हुए था। तभी उसके मन में आया, इस लड़की से मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि ये कौन है और हमारी मदद क्यों कर रही है। उसने मुड़कर लड़की की तरफ देखा। दुबली पतली और लंबी हाइट वाले इस लड़के के बाल कंधे तक खूबसूरती से तराशे हुए थे। गेहुआ रंग, छोटी आंखें और तीखी नाक वाली लड़की ठीक ठाक खूबसूरत कही जा सकती थी। उसकी ड्राइविंग स्किल्स गजब की थी। हाईवे पर दौड़ते ट्रकों के बीच से वो अपनी गाड़ी सरसराती हुई जिस तरह से निकाल रही थी, अर्जुन उससे बहुत इंप्रेस हुआ। तभी एक तेज स्पीड वाली गाड़ी उनके बगल में चलने लगी। अर्जुन समझ गया कुछ गड़बड़ है।
ये हिंडा सिटी कार हाईवे के नीचे बनी कच्ची सड़क से ऊपर आई और रॉन्ग साइड से कट मारकर अर्जुन की कार के बगल में चलने लगी। एक तरफ डिवाइडर और दूसरी तरफ वो हिंडा सिटी लड़की की मर्सिडीज को कवर कर रही थी। वो आगे चल रही ट्रक को ओवरटेक भी नहीं कर सकती थी। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? अर्जुन ने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, ये कार भी हमारे पीछे है। शिट, ये कहां से आ गई? अर्जुन ने कहा और हिंडा सिटी के ड्राइवर को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन अर्जुन उसे नहीं पहचानता था। इस बीच मर्सिडीज की स्पीड कम हो गई और पीछा कर रही बाइक्स और नजदीक आ गई। तभी हिंडा सिटी का शीशा नीचे हुआ और एक हाथ बाहर निकलकर मर्सिडीज का शीशा नॉक करने लगा। लड़की ने भी कांच नीचे कर लिया और बगल में चल रही गाड़ी के ड्राइवर की ओर गुस्से में देखा। क्या है, पागल हो गए हो क्या? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लड़की चीखी। मैडम, आप इस सब में ना पड़े। ये दोनों लड़के हमारे शिकार हैं। आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें हमारे हवाले कर दो। घनी दाढ़ी वाला ड्राइवर बोला। वो शक्ल से एक खूंखार गुंडा लग रहा था, लेकिन लड़की जरा भी घबराई नहीं। ये मेरे फ्रेंड्स हैं और तुम्हारे आदमी इनकी जान लेने वाले थे। अब इस बात का फैसला तो डैडी ही करेंगे कि तुम लोगों के साथ क्या किया जाए। ड्राइवर ने अपना चश्मा निकाला और लाल लाल आंखों से अर्जुन की तरफ देखा और बोला, तो आपके दोस्तों से जरा ये पूछिए कि बलविंदर के अड्डे पर क्या कर रहे थे। बलविंदर ने हमारी गैंग को इन दोनों को सबक सिखाने का ठेका दिया है। अब अगर आप बीच में बोलेंगी तो ये दुश्मनी वाली बात हो जाएगी मैडम। लड़की उसकी बात सुनकर जोर से हंसी। अच्छा ठीक है, दुश्मनी ही सही। तुम्हें पता है ना मेरी डैडी कौन है और वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे अगर उन्हें पता चल गया कि तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे। लड़की ने धौंस जमाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। इन दोनों के बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अर्जुन को लग रहा था कि मामला कुछ सीरियस है। वो बीच में बोला, मैडम आप बेकार बहस में ना पड़े। हम दोनों बलविंदर के अड्डे पर अपना पर्सनल काम से गए थे। वहां थोड़ा झगड़ा हो गया और बात बिगड़ गई। आप समीर को अस्पताल ले जाइए, मैं इससे निपट लूंगा। अर्जुन की बात सुनकर उस लड़के ने हाथ दिखाते हुए कहा, चुपचाप बैठे रहो आप। अब बात मेरे ईगो पर आ गई है। मैं इन लोगों को ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। अब इसके अंजाम की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, याद रखना। इंडा सिटी वाले गुंडे ने कहा और अपनी कार को अगले मोड़ पर वहां से हटा लिया। अर्जुन समझ चुका था कि हो न हो वो लड़की भी इसी किसी गैंग से वास्ता रखती है। अब वो एक चक्रव्यूह में फंस गया था। रास्ता क्लियर होते ही लड़की ने गाड़ी तेजी से भगा दी। तभी पीछे से आ रही एक बाइक पर सवार चोटी वाला आदमी कार के ठीक बगल में आकर आ गया। उसने हॉकी स्टिक मर्सिडीज के विंडशील्ड पर मार दी। अर्जुन ने लपक कर लड़के का सिर नीचे कर दिया। कार एक पल के लिए लहराई, शीशा चूर चूर होकर बिखर गया था, लेकिन गनीमत रही कि लड़की को चोट नहीं आई थी। उसने कार की स्पीड तेज कर दी। बाइक ज्यादा देर तक उसके साथ नहीं चल सकी और थोड़ी पीछे हो गई। तभी लड़की ने अपने बैग में हाथ डालकर कुछ निकाला और अपनी तरफ का शीशा नीचे कर दिया। उसके हाथ में एक छोटा चाकू था। स्पीड थोड़ी कम रखना और जब मैं कहूं तब बढ़ाना, अर्जुन बोला। ओके बॉस, लड़की ने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने खिड़की से सर बाहर निकाला और बाइक के टायर को निशाना बनाकर चाकू उसकी तरफ फेंका। टायर फटने से जोरदार धमाका हुआ और चोटी वाले की बाइक सड़क पर घिसटती हुई डिवाइडर से टकरा गई। अब अर्जुन ने उसकी बाइक को भी निशाना बनाया। थोड़ी ही देर में मर्सिडीज का रास्ता साफ हो गया। हाईवे पर भागते हुए वो यूपी की सीमा में दाखिल हो गए थे। बाएं हाथ पर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया तो लड़की ने गाड़ी हाईवे से उतारकर गांव की ओर मोड़ दी। थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, उसने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा। अर्जुन अब तक अगल बगल की गाड़ियों का मुआयना कर रहा था, कहीं कोई और तो उनका पीछा नहीं कर रहा। तभी लड़की की बात सुनकर उसका ध्यान उसकी तरफ गया और वो घबरा कर बोला, अरे तुम्हारी पीठ से तो खून बह रहा है। ओह, थोड़ी सी चोट लग गई। लड़की ने टालने की कोशिश की, लेकिन असल में उसे तेज दर्द हो रहा था और वो उसी वजह से गाड़ी को गांव के रास्ते पर ले आई थी। कहीं कोई डिस्पेंसरी देख जाए तो मरहम पट्टी करवा ले। गाड़ी रोको, अर्जुन ने कहा तो लड़की ने कार रोक दी और पीछे घूमकर पूछा, क्या हुआ? अर्जुन बाहर निकला और उसकी पीठ को देखते हुए बोला, कांच के टुकड़े पीठ में धंस गए हैं, मैं कांच निकालकर दवाई लगा देता हूँ। अर्जुन ने कहा। लड़की घबरा कर धीरे से बोली, नहीं नहीं, मुझे डर लगता है यार। अर्जुन जोर से हंसा। कुछ देर पहले तो तुम मुझे बहुत बहादुर लग रही थी, अब इतनी छोटी सी चोट से घबरा गई। तुमने देखा ना, मैंने समीर की गोली कितनी आसानी से निकाल दी। कांच के टुकड़े तो ज्यादा अंदर तक नहीं गए होंगे, 1 मिनट का काम है। अर्जुन लड़की की बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया और अपनी तरफ शीशा चढ़ा दिया। लड़की ने डरते डरते
अपनी पीठ अर्जुन की तरफ कर दी। अर्जुन ने अपना हाथ साफ किया और लड़के का टॉप हटाकर पीठ को ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने एक घाव से कांच निकाला, लड़की सिसक पड़ी और रुलाई रोकने के लिए उसने अपने होठों को कसकर भींच लिया। अर्जुन समझ गया कि उसे बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसने कहा, रो लीजिए। रोने से इंसान कमजोर नहीं होता, बल्कि दर्द कम हो जाता है। अर्जुन ने जैसा ही दूसरा टुकड़ा निकाला, लड़के के आंसू टपकने लगे और कुछ ही देर में आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। अर्जुन ने सारे टुकड़े निकालने के बाद घाव साफ किया और रुई लगाकर बैंडेज लगा दी। फिर एक टैबलेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, पेन किलर खाने में कोई हर्ज नहीं है, लो खा लो। लड़की ने पेन किलर उसके हाथ से ली और जल्दी से पानी के साथ घटक ली। थैंक यू, उसने आंखें पोंछते हुए कहा। अर्जुन ने उसका टॉप सही करते हुए कहा, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। तभी समीर की आवाज उसे सुनाई दी, ये क्या हो रहा है यहाँ? दरअसल कुछ देर पहले ही उसे होश आ गया था। अब अर्जुन लड़की की पीठ साफ कर रहा था, लेकिन गहरी बेहोशी से उठने की वजह से उसे ठीक से कुछ समझ नहीं आया। हम लोग कहाँ हैं और ये कौन है? उसने पूछा और उठने की कोशिश करने लगा। अर्जुन जल्दी से बैक सीट पर आ गया और उसे वापस लेटाते हुए बोला, लेटे रहो, तुम्हारे कंधे पर गोली लगी थी, ज्यादा हिलोगी डुलोगी तो खून बहेगा। लड़की ने समीर की तरफ देखते हुए कहा, अभी भी दर्द हो रहा है आपको? लेकिन समीर जवाब देने के बजाय खाली खाली आंखों से उसे घूरता रहा। तो अर्जुन बोला, इन्हीं ने आज हमारी जान बचाई है। ओह, मैंने अब तक आपका नाम तो पूछा ही नहीं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर आगे बोला, मेरा नाम अर्जुन है और ये मेरा दोस्त है समीर। मेरा नाम मोनिका है। लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, हालांकि अभी उसकी मुस्कान में दर्द था। अर्जुन ने कहा, अच्छा मोनिका जी, मैं ये पूछना चाहता था कि मोनिका ने उसकी बात काटते हुए कहा कि वो गुंडे मुझे कैसे जानते हैं, है ना? अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। मोनिका फिर हंसी, मैं जस्टिस गैंग के हेड की बेटी हूँ। मेरे डैडी मिस्टर बलराज त्यागी का नाम तो आपने सुना ही होगा। अर्जुन को ये सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। वो पहले ही समझ गया था कि ऐसा ही कुछ उसे सुनने को मिलेगा। फिर भी उसने कहा, ओह, तो आप बहुत स्पेशल हैं। समीर अब भी दोनों को टुकुर टुकुर ताक रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मोनिका ने देखा तो मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें अपने दोस्त को थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। अर्जुन समीर के सिर पर हाथ फिराता हुआ बोला, भाई तू अभी अभी नरक के दरवाजे से लौटा है और मैं फिर से अनाथ होते होते बचा हूँ। अभी के लिए ज्यादा मत सोच, मैं बाद में तुझे सब कुछ बताता हूँ। अर्जुन का ये ड्रामेटिक अंदाज देखकर मोनिका जोर से हंस पड़ी और समीर भी मुस्कुराने लगा। अर्जुन समझ गया कि समीर को उसका मोनिका की पीठ पर दवाई लगाना बहुत अजीब लग रहा था। हो सकता है शायद हल्की बेहोशी में उसने कुछ और ही समझ लिया हो, लेकिन फिलहाल के लिए उसने बात टाल दी। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मोनिका को एम्बैरेसमेंट हो। मोनिका ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और जैसे वो हाईवे की तरफ बढ़ी, 3 गाड़ियां उसके ठीक सामने आकर रुक गई। बहुत से लड़के उनमें से उतरकर बाहर आए। मोनिका ने भी अपनी गाड़ी रोक दी। क्या हुआ, कौन लोग हैं? अर्जुन ने पूछा। वो समझ गया था कि मोनिका ने आसानी से कार रोक दी है, इसका मतलब ये उसके पहचान के ही लोग हैं। परेशान मत हो, ये मेरे गैंग के ही लोग हैं। शायद डैडी तक खबर पहुंच गई होगी। सफेद रंग की कार से उतरकर एक लड़का दौड़कर मोनिका की कार के पास आया। गैंग का मेंबर होने के हिसाब से वो काफी हैंडसम था। उसने आते ही मोनिका से कहा, तुम ठीक हो ना? अरे ये सूट कैसे आई? मोनिका कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहिल, तुम इतने सारे लोगों को लेकर यहाँ आ गए। साहिल ने अपनी जैकेट उतारकर मोनिका को पहनाते हुए कहा, ठीक है, तुमने एक नई लड़ाई पैदा कर दी और अपनी जान खतरे में डाल दी है। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, बाद में बात करेंगे। साहिल अपनी कार की तरफ बढ़ा और मोनिका वापस ड्राइविंग सीट पर आ गई। तभी अर्जुन बोला, अब और ज्यादा मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, हमें अब जाना चाहिए। मोनिका ने उसे घूर कर देखा और बोली, समीर को डॉक्टर की जरूरत है और आज हमने साथ में इतना बड़ा कांड किया है, तो इतनी आसानी से अलग तो नहीं हो सकते ना। इतना कहकर उसने कार आगे बढ़ा दी और साहिल के साथ आई तीनों गाड़ियां उसे कवर देने लगी। अर्जुन ने अपने दिल में एक अलग ही फीलिंग महसूस की और उसने अपने आप से कहा, बहुत अच्छे बेटे, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, इसी को कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अर्जुन ने समीर को देखा, वो भी शायद यही सोच रहा था। कहाँ ले जा रही थी मोनिका उन दोनों को?
और क्या थे उनके इरादे? क्या सच में अर्जुन अब इस गैंग वॉर के चक्रव्यूह में फंस गया था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मैं हूं आपके साथ आरजे दक्ष। मोनिका कार चला रही थी और अर्जुन उसके बगल में बैठा हुआ था। समीर बैक सीट पर आराम से लेटा हुआ था। तभी मोनिका की नजर अर्जुन के पैरों पर पड़ी। अर्जुन के घुटने के पास उसकी जीन्स फटी हुई थी और खून काला होकर जम गया था। खून देखते ही मोनिका चीख पड़ी, अर्जुन तुम्हारे घुटने में चोट लगी है। उसके चेहरे पर घबराहट थी। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, इससे ज्यादा खून तो तुम्हारी पीठ से बह रहा था मैडम। मोनिका मुंह बनाकर बोली, अच्छा बस करो, पहले डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, समीर को भी डॉक्टर की जरूरत है। अर्जुन ये सुनकर थोड़ा चुप हो गया, फिर बोला, बात यह है कि मैं हॉस्पिटल जाना अवॉइड कर रहा हूं। गोली लगने की बात सुनकर डॉक्टर तुरंत पुलिस को बुला देगा और फिर आगे तो पता ही है, ये दिल्ली है मेरी जान। अर्जुन की बात सुनकर मोनिका हंस पड़ी और कुछ देर पहले की घबराहट उसके चेहरे से गायब हो गई। फिर उसने कहा, फिर भी अच्छा चलो मेरे साथ, मैं वहां डॉक्टर बुला दूंगी। अर्जुन एकदम से बोला, नहीं वो मैं एक फ्रेंड को कहकर मैनेज कर लेता हूं। अर्जुन ने जितनी जल्दी ये बात कही, मोनिका समझ गई कि वो इस मामले में उसकी हेल्प नहीं लेना चाहता। उसने भी जल्दी से अपना फोन निकाला और उसके दिमाग में एक नाम आया, डॉक्टर माही। डॉक्टर माही को अर्जुन ने फोन लगाया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी, हेलो अर्जुन। हेलो डॉक्टर माही, मुझे आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। अर्जुन ने कहा, आई एम रियली सॉरी, आज मैं छुट्टी पर हूं। वैसे बोलो, मैं किसी और को कह देती हूँ। माही ने कहा तो अर्जुन बोला, एक्चुअली मुझे पर्सनल काम था, मेरा एक फ्रेंड को थोड़ी चोट लग गई है। तो अर्जुन की बात सुनकर माही बोली, ओहो अच्छा, इट्स नॉट अ बिग डील, उसे मेरे घर ले आओ, मैं एड्रेस सेंड कर देती हूँ। माही ने तुरंत अर्जुन को लोकेशन भेज दी। अर्जुन ने मोनिका से कहा, हमें यहीं छोड़ दो, हम टैक्सी से निकल जाएंगे। चुपचाप बैठे रहो, मुझे लोकेशन बताओ। तुम्हें यहां छोड़ने का मतलब है कि वापस उन फेसलेस फाइटर्स के हवाले कर देना। मोनिका ने कहा और उस लोकेशन के हिसाब से गाड़ी मोड़ दी। मोनिका की कार के साथ ही पीछे चल रही तीनों गाड़ियां भी उसी रास्ते पर चलने लगी। माही के घर के सामने जब 4 गाड़ियां आकर रुकी तो एक अलग ही नजारा था। माही भी एक पल के लिए शॉक्ड रह गई, लेकिन तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। वो समीर को सहारा देकर मोनिका की गाड़ी से उतार रहा था। माही जल्दी से अर्जुन के पास आ गई, लेकिन समीर की चोट से पहले उसकी नजर अर्जुन के घुटने पर पड़ी। ओह, तुम्हें तो चोट लगी अर्जुन। उसकी बात पूरी होने से पहले ही समीर उदास आवाज में बोला, असली चोट तो मुझे लगी है, लेकिन इसने ऐसे कवर किया है कि किसी की नजर ही नहीं जाती उधर तक। उसकी बात सुनकर माही मुस्कुरा दी और बोली, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। माही अर्जुन और समीर को अपने घर में बने छोटे से क्लिनिक के भीतर ले आई और दोनों के घावों की ड्रेसिंग कर दी। उसने अर्जुन को समीर की चोट के बारे में खास हिदायत देते हुए कहा, समीर को आराम और इलाज दोनों की जरूरत है। अच्छा होगा कि तुम इसे यहीं छोड़ दो, मैं इसका ध्यान रख लूंगी। अर्जुन ये सुनकर खुश तो हुआ, लेकिन तुरंत परेशान भी हो गया और बोला, डॉक्टर माही, बात यह है कि मेरे पास आपकी फीस देने के लिए अभी रुपए नहीं है। माही ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, मैं भी तो आपके दोस्त हूं ना, कभी मुझे आपकी जरूरत पड़े तो आप नहीं आएंगे क्या? माही की बात सुनकर अर्जुन कान पकड़ते बोला, मुझे माफ कर दीजिए, और मैं तो आपके लिए हर वक्त हाजिर हूं। समीर को अर्जुन ने वहीं छोड़ दिया और एक राहत की सांस ली। अब वो आगे आने वाली किसी भी परेशानी से लड़ने के लिए तैयार था। माही उसे गाड़ी तक छोड़ने आई। कार स्टार्ट करते ही मोनिका ने कहा, वो तुम्हें पसंद करती है? अर्जुन ने सुनकर चौंक पड़ा, ये तुम्हें कैसे पता चल गया? वो मेरी बस अच्छी दोस्त है। ओके, बस पता चल गया। मोनिका मुस्कुराई, अब ये मत कहना कि ये वुमेन इंट्यूशन जैसी किसी चीज के कारण है। अर्जुन बोला। मोनिका ने उसे आंख दिखाई, ओ प्लीज, तुम्हें मैं औरत दिखाई देती हूँ क्या? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम तो एक बड़ी बच्ची हो बस। इन कुछ घंटों के दरमियान उन दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया था। मोनिका ने जब अपनी गाड़ी अपने घर के सामने रोकी तो साहिल तुरंत अपनी गाड़ी से निकलकर मोनिका के पास आ गया और बोला,
डैडी इनसे मिलना चाहते हैं। मोनिका ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने अपने मन में कहा, लो बेटे, अब तुम फिर फंस चुके हो। मोनिका ने अर्जुन से कहा, तुम किसी बात की टेंशन मत लो, अब तो तुम मेरे फ्रेंड हो। डैडी जो कहे बस चुपचाप सुन लेना, ठीक है? उसने अर्जुन का कंधा थपथपाया। अर्जुन चुपचाप गाड़ी से निकला और साहिल के पीछे चल पड़ा। दूसरी तरफ दिल्ली के ही किसी अनजान कोने में एक बेसमेंट का नजारा। सुनहरे मास्क वाला वही आदमी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने 8-10 आदमी खड़े हुए थे, जिनमें से ज्यादातर बुरी तरह घायल थे। ये वही थे जिन्होंने आज सुबह अर्जुन और समीर पर हमला किया था। मास्क वाला आदमी गरजा, तुम सब मुझे ये बताओ, क्या उन दोनों के 2 सिर और 8 हाथ थे जो तुम सबके सब पिट कर आ गए और अब ये मुंह लेकर मेरे सामने खड़े हो? उन आदमियों में चोटी वाला लंबा आदमी भी था। उसने धीरे से कहा, हमने उन दोनों को पकड़ लिया था, तभी जस्टिस गैंग की मोनिका ने आकर उन दोनों को बचा लिया। अब तक तो शायद वो जस्टिस गैंग में शामिल भी हो गए होंगे। दूसरे आदमी ने कहा। मास्क वाला आदमी बहुत गुस्से में था। जस्टिस गैंग ने ठान लिया है कि हमारे साथ दुश्मनी करके रहेंगे, लेकिन उन्हें ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मास्क वाले आदमी ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाकर कहा, मुझे वो दोनों लड़के जल्दी से जल्दी मेरे सामने चाहिए। अब अर्जुन के खिलाफ एक नई साजिश रची जाने की शुरुआत हो चुकी थी। वहीं बलराम त्यागी का घर देखकर अर्जुन इम्प्रेस हो चुका था। ये दूसरी गैंग्स के अड्डों की तरह नहीं था, बल्कि एक शानदार बंगला था। हॉल में बैठा अर्जुन आसपास की सजावट देख रहा था। बंगले को मॉडर्न तरीके से सजाया गया था। बलराज त्यागी न सिर्फ इस गैंग का लीडर था, बल्कि एक बड़ा बिजनेसमैन भी था। वो अपने आप को कोई आम गैंग लीडर नहीं, बल्कि जस्टिस लीग का प्रेसिडेंट कहता था। काफी देर तक इंतजार के बाद भी त्यागी ने अर्जुन को नहीं बुलाया तो उसने साहिल से कहा, मुझे घर जाना है। कितनी देर और लगेगी? साहिल ने एक बार अर्जुन को ध्यान से देखा, क्योंकि त्यागी से मिलने के लिए लोग दिन भर इंतजार करते थे और यहाँ त्यागी ने खुद अर्जुन को मिलने के लिए बुलाया था। साहिल को शुरू से ही अर्जुन का एटीट्यूड कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन मोनिका की वजह से अर्जुन यहाँ तक पहुंच गया था। उसने अर्जुन से कहा, बस कुछ देर, डैडी तुम्हें खुद बुला लेंगे। इतना कहकर वो फिर अपने फोन में बिजी हो गया। तभी एक आदमी हॉल में आया और बोला, अर्जुन जी, डैडी आपको बुला रहे हैं। अर्जुन कुछ चौंका। अब तक वो समझ रहा था कि शायद साहिल मोनिका का भाई है और इसलिए त्यागी को डैडी बुला रहा है, लेकिन ये बॉडीगार्ड जैसा दिखने वाला आदमी भी डैडी ही कह रहा था। त्यागी अपने लोगों के बीच डैडी कहलाना ही पसंद करता था। अर्जुन अंदर पहुंचा तो उसे लगा जैसे अचानक किसी और दुनिया में आ गया हो, या फिर यहाँ हॉलीवुड की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। शानदार नीला कारपेट कमरे के फर्श पर बिछा हुआ था और उसी पर भारी लकड़ी का फर्नीचर। सबसे ज्यादा देखने लायक तो वो कुर्सी थी, बल्कि उसे नए जमाने का सिंहासन कहना चाहिए, जिस पर त्यागी बैठा हुआ था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, चांदी के वाइन ग्लासेस और महंगी विदेशी शराब की बॉटल्स एक कोने में बने पर्सनल सेलर में रखी हुई थी। त्यागी की शख्सियत इस पूरे माहौल से मैच करती थी। पुराने जमाने के विलन की तरह सूट बूट पहने बैठा लंबे कद का ये आदमी होंठों में महंगा सिगार दबाए हुए था। अर्जुन ने त्यागी को झुककर नमस्कार किया तो त्यागी ने जोर से उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा तो तुम हो अर्जुन? मोनिका तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें देख भी लूं। एक कौन नया हीरो आया है शहर में? इतना कहकर त्यागी हंसा तो उसके साथ ही कमरे में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। साहिल ने अर्जुन को बैठने का इशारा किया तो वो पास में रखी कुर्सी पर बैठ गया। अर्जुन को ये सब थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसने बहुत ही पोलाइटली कहा, आपने किसी काम से याद किया था भाई? अमा यार, सबसे पहले तो ये जान लो मुझे भाई कहलाना पसंद नहीं। अजीब सी गली वाले गुंडों वाली फीलिंग आती है, और मैं सलमान खान भी नहीं हूं। क्यों? त्यागी ने कहा और एक बार फिर अपने जोक पर खुद ही हंसने लगा। उसके साथ सबको हंसना भी जरूरी था। अर्जुन समझ गया था कि त्यागी को इस तरह के जोक्स मारना पसंद है। उसके लोगों के लिए उन पर हंसना जरूरी है, इसी से शायद वफादारी साबित होती है। लेकिन त्यागी की बात पर अर्जुन ने बस हल्के से मुस्कुरा दिया और सिर हिला दिया। त्यागी ने कहा, अच्छा तो अपने बारे में बताओ, तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कहाँ से आए हो और ये फेसलेस फाइटर्स के साथ लड़ाई में कैसे पड़ गए? शक्ल से तो अच्छे शरीफ लगते हो। थोड़ा मुझे पता चले तो मैं फिर तुम्हारे दाखिले के बारे में सोचूं। दाखिला? कैसा दाखिला? अर्जुन चौंक पड़ा। अरे भाई, मैं तुम्हें किसी स्कूल कॉलेज में दाखिला दिलाने नहीं जा रहा हूँ।
मैं तो तुम्हें अपनी टीम में शामिल करने की बात कर रहा हूँ। आखिर इतनी तगड़ी सिफारिश जो लेकर आई हो मेरी बेटी की, उसने कहा और हल्के से हंसा। अब तक अर्जुन ने मोनिका के सामने खुलकर विरोध नहीं किया था, ना ही यहाँ आने से मना कर पाया था, क्योंकि उसने अर्जुन की मदद की थी। लेकिन अब त्यागी की बात सुनकर वो भड़क उठा। फिर भी खुद पर काबू रखते हुए उसने बड़े मीठे शब्दों में कहा, बात यह है भाई, आई मीन डैडी, मैं एक आम लड़का हूँ। एक छोटे से पर्सनल मैटर के चक्कर में पहले बलविंदर और फिर फेसलेस फाइटर से चक्कर में पड़ा। लेकिन मुझे भरोसा है कि जल्द ही मैं इन सब से निकल जाऊंगा। मैं इसी तरह आजाद रहना पसंद करता हूँ, किसी गैंग या टीम में शामिल नहीं होना चाहता। अर्जुन की बात सुनते ही त्यागी की भौहें माथे पर चढ़ गई। उसने सिगार का एक गहरा कश लिया और धुआं पूरे कमरे में भर गया। त्यागी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके हाव भाव देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो बहुत गुस्से में है। तभी साहिल आगे आया और अर्जुन से बोला, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? बड़े बड़े फाइटर्स हमारी टीम ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है। और यहाँ डैडी खुद तुम्हें शामिल कर रहे हैं और तुम? खैर, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बात समझ लो, हमारी टीम ज्वाइन किए बिना तुम इस शहर में नहीं रह सकते। फेसलेस फाइटर्स तुम्हें कीड़े मकोड़े की तरह कुचल देंगे। ट्रेलर तो तुमने आज देख ही लिया होगा, वो तो मोनिका की वजह से। तभी त्यागी ने साहिल को हाथ से इशारा किया और उसने बोलना बंद कर दिया। अर्जुन को अचानक समझ में नहीं आया कि ये समझा रहा है या फिर धमकी दे रहा है। समझा रहा है तो सब ठीक है, लेकिन धमकी तो अर्जुन कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। उसकी नसों में खून तेजी से दौड़ने लगा और गुस्से में मुट्ठियां तन गई। क्या होगा अर्जुन का फैसला? क्या वो एक और गैंग से दुश्मनी मोल लेने जा रहा है, या त्यागी उसे अपने गैंग में शामिल होने के लिए मना लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मैं हूं आपके साथ आरजे दक्ष। बलराज त्यागी के बंगले का वो शानदार कमरा इस समय सन्नाटे में डूबा हुआ था। अर्जुन ने जो कुछ भी अभी तक कहा था वो एक तरह से त्यागी की बेइज्जती ही थी। मोनिका भी अब कमरे में आ चुकी थी और अर्जुन की पूरी बात उसने भी सुन ली थी। वो न जाने क्यों दिल से चाह रही थी कि अर्जुन उसके डैडी के गैंग में शामिल हो जाए, लेकिन अर्जुन के जवाब को सुनकर उसे भी झटका लगा। साहिल अर्जुन को धमकाने के अंदाज में तो बोल ही रहा था, साथ ही मोनिका को भी उसने गुस्से में घूरा। अब अर्जुन को समझाने की बारी मोनिका की थी। उसने बड़ी मीठी आवाज में कहा, अर्जुन, साहिल सच कह रहा है। तुमने आज सुबह ही देख लिया होगा कि फेसलेस फाइटर्स कितने खूंखार लोग हैं। वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, और उनसे बचने के लिए तुम्हें किसी न किसी के साथ की जरूरत तो पड़ेगी जो उनसे ज्यादा पावरफुल हो। और ये बात भी समझ लो तुम कि जस्टिस गैंग के अलावा कोई और नहीं है जिससे फेसलेस फाइटर्स डरते हो। अर्जुन झुंझला उठा। उसने मोनिका से कहा, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, वो मेरे पीछे क्यों पड़ जाएंगे? और अगर पड़ भी जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा जान से ही तो मरेंगे ना। मैं मरने से नहीं डरता, और ना ही इस डर की वजह से मैं अपनी आजादी का सौदा करूंगा। मोनिका ने त्यागी की तरफ देखा। वो खिड़की की तरफ देखता हुआ सिगार पी रहा था, जैसे उसे इस सारी बातचीत से कोई मतलब ही ना हो। मोनिका के चेहरे पर उदासी छा गई। त्यागी ने सिगार नीचे रखा और मुस्कुराते हुए बोला, तो बेटे, जब तुमने फैसला कर लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कि फेसलेस गैंग के लोग अब सीधे विश्वरूप से मदद मांगने जाएंगे, और अगर वो बीच में आ गया तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। तुम अभी क्राइम के इस दुनिया के नियम नहीं जानते। अर्जुन चकरा गया। वो सोच रहा था, अब ये विश्वरूप कौन है? क्या इस शहर में सिर्फ गुंडे रहते हैं? अर्जुन ने विश्वरूप का नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन त्यागी ने जिस ढंग से उसका जिक्र किया था उसे लगता था कि वो त्यागी से भी बड़ा कोई गैंगस्टर है। अर्जुन ने मोनिका के चेहरे पर उदासी देखते हुए उसे समझाते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी मोनिका, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, और खैर मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा। त्यागी ने मोनिका का हाथ थपथपाते हुए कहा, मेरी ये बेटी लंबी जरूर हो गई, लेकिन अभी बड़ी नहीं हुई। आज भी बचपने में ऐसी जिद कर बैठती है कि बलराज त्यागी को भी झुकना पड़ता है। इतना कहकर त्यागी ने दूसरा सिगार सुलगा लिया। उसने ये बात बड़े आराम से कही थी, लेकिन अर्जुन ने इस बात में छिपे ताने को समझ लिया। त्यागी ने कश लेकर मोनिका से कहा, अपने फ्रेंड को चाय वाय पिलाओ। नहीं सर, आई एम ऑलराइट, अब मैं चलूंगा, अर्जुन ने कहा और उठ खड़ा हुआ। ये कमरे में मौजूद लोगों के लिए एक और बड़ा झटका था। त्यागी ने खुद अर्जुन की खातिरदारी के लिए कहा था और अर्जुन ने मना कर दिया। उससे भी बड़ी बात यह थी कि वो बिना परमिशन के लिए उठकर जाने लगा। त्यागी के लोगों की नजरों में ये उसकी सरासर बेइज्जती थी। साहिल 2 कदम अर्जुन की तरफ बढ़ा, लेकिन
त्यागी ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। त्यागी ने कहा और अर्जुन ने हल्का सा झुककर एक बार फिर उसे नमस्ते किया और बाहर निकल गया। मोनिका की आंखों में नमी उतर आई थी। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। अर्जुन बंगले से बाहर निकल आया था। जैसे वो मेन रोड पर आया, अचानक सायरन की आवाज सुनाई दी और कुछ ही देर में पुलिस की 2 गाड़ियां उसके सामने आकर रुक गई। लेडी इंस्पेक्टर गाड़ी के बाहर निकली और अर्जुन से बोली, अर्जुन प्रताप सिंह तने गिरफ्तार किया जा रहा है, चलिए थाने। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। उसने एक नजर पुलिस की गाड़ी और इंस्पेक्टर की वर्दी पर डाली। सब कुछ असली था, फिर क्यों? उसने इंस्पेक्टर से कहा, मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या मैं जान सकता हूँ? इंस्पेक्टर थोड़ा हंसकर बोली, भूल गया के आज सुबह तूने जो शाहदरा इलाके में जो मारपीट की है ना, लोगों की हड्डियां तोड़ी है, उसी जुर्म में उठा के ले जा रही हूँ तुझे। इंस्पेक्टर ने अर्जुन के हाथों में हथकड़ी पहनाई और जीप में धकेल दिया। अर्जुन बोला, लेकिन विक्टिम तो मैं हूँ, मुझ पर अचानक हमला किया गया और मैंने जो भी किया सेल्फ डिफेंस में किया। सेल्फ डिफेंस में एक अकेला बंदा 8 बंदों की हड्डियां तोड़ दे के, ये तो कतई गुंडागर्दी वाली बात हुए। आप तो अपना विक्टिम कार्ड कोर्ट में रखियो। चलो शिबू, गड्डी चला। इंस्पेक्टर ने ड्राइवर को कहा और जीप चल पड़ी। अर्जुन हैरान परेशान सा पूरी सिचुएशन के बारे में सोचने लगा। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि पुलिस को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली और बंगले से निकलते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए प्रकट हो गई। जरूर ये गिरफ्तारी एक प्लानिंग के तहत की जा रही है। अर्जुन इस नतीजे पर पहुंचा। फिर भी उसे अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा था। जैसे ही वो थाने पहुंचा, सबसे पहले उसकी नजर दिल्ली पुलिस के एम्बलम पर पड़ी, जिसमें नीचे लिखा था, सत्यमेव जयते। सत्य के लिए ही तो वो आज तक जीता हुआ था। राष्ट्रीय चिन्ह और तिरंगा ही उसके लिए सबसे ऊपर थे। अर्जुन को अपने आर्मी के दिनों की याद आ गई और उसका सीना गर्व से फूल गया। अर्जुन अभी टेबल पर रखे अशोक स्तंभ के छोटे से स्टैचू को देख ही रहा था कि स्टेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर बहल बाहर आया और अर्जुन से बोला, क्या देख रहे हो उधर? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। बहल ने लेडी इंस्पेक्टर से पूछा, क्या कविता यही है अर्जुन प्रताप सिंह? जी सर, यही है। इंस्पेक्टर कविता ने जवाब दिया। बड़ा सीधा लग रहा है शक्ल से, काम बदमाशों वाले हैं। कोई बात नहीं, एक रात पुलिस थाने में बिताएगा तो सारी बदमाशी निकल जाएगी इसकी। डालो इसे हवालत में, बहल ने कहा। इंस्पेक्टर कविता ने अर्जुन को लॉकअप में धकेलते हुए कहा, ये भी कुछ दिन तो नहीं इसे हवालत में काटने। तभी थाने की लैंडलाइन की फोन की घंटी बजी और बहल ने जाकर फोन उठाया। यस सर, यस सर, ओके सर। इसके अलावा उसने और कुछ नहीं बोला। फोन रखकर बहल ने कविता से कहा, थोड़ी देर बाद इससे भीतर कोठरी में ले आना पूछताछ के लिए। कविता इंस्पेक्टर बहल का इशारा समझ गई और मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोली, ये बोगी तेरी स्पेशल वाली पूछताछ, फिर निकलेगी तेरी सारी हेकड़ी। अर्जुन ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस खाली आंखों से कविता को घूरता रहा। वो जानता था कि अगर एक शब्द भी उसके मुंह से निकला तो ये बात का बतंगड़ बना लेंगे। देख रहे हो साहब कैसे घूर रहा है, जैसा कच्चा ही खा जाएगा, कविता ने बहल से कहा। इंस्पेक्टर बहल ने अर्जुन की तरफ अपना डंडा लहराया और बोला, क्यों बे, पुलिस के साथ मारपीट करने का इरादा है कि तेरा? नजरें नीचे कर। अर्जुन दूसरी तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में इस समय सवालों का ज्वालामुखी फट पड़ा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि समीर कैसा होगा? कहीं लोग समीर तक न पहुंच जाएं। बेकार में मेरी वजह से डॉक्टर माही को भी तकलीफ होगी। काफी देर तक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी नहीं आया तो अर्जुन हवालात के फर्स्ट पर ही लेट गया। उधर त्यागी मेंशंस तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी। जैसे ही साहिल को पता चला कि अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो दौड़ा दौड़ा बलराज त्यागी के पास पहुंचा। डैडी, अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो भी तब जब वो यहां से निकलकर सड़क पार कर रहा था। त्यागी ने बड़ी बड़ी आंखों से साहिल को घूरा और कड़क आवाज में कहा, किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई जो त्यागी के घर के बाहर पुलिस ले आया? और वो लड़का क्या हुआ उसका? जमानत कराई किसी ने? साहिल अपना गला साफ करते हुए बोला, नहीं, अभी तो थाने में ही है। अच्छा, नजर रखो उस पर और हर पल की खबर मुझे चाहिए, त्यागी ने कहा। साहिल कुछ परेशान सा हो गया। डैडी, क्या आप भी उसके बारे में सोच रहे हैं? वो गिरफ्तार हुआ अपनी गलती की वजह से, उससे हमें क्या लेना देना? त्यागी बोला, लड़के में कुछ खास बात है, फेसलेस फाइटर्स इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। खैर, वो खुद इतना काबिल है कि कल तक बाहर आ ही जाएगा, फिर भी इस मामले पे नजर रखना। मोनिका बलराज के कमरे की आवाजें दीवार से कान लगाकर सुन रही थी। साहिल जब घबराया हुआ अंदर आया था
वो तभी समझ गई थी कि कोई बड़ी बात हुई है, और जैसे उसने सुना कि अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया, वो फिर से परेशान हो उठी। काबिल, माय फुट, डैडी ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो लोग उसे मार ही डालेंगे। मुझे कुछ करना चाहिए। मोनिका का दिमाग घूमने लगा। कुछ देर सोचने के बाद वो घर से चुपचाप निकल गई। उधर अर्जुन हवालात के फर्श पर ही आराम से लेटा हुआ था। उसके लिए यही काफी था। इससे भी मुश्किल हालात उसने अपनी ट्रेनिंग के दौरान झेले थे। लेटा लेटा वो सोच रहा था कि जमानत कौन करवा सकता है? समीर, वो तो खुद चल नहीं सकता। मेघा, ये सब कैसे करेगी? ईशा, ईशा तो कर सकती है, लेकिन उसने खुद ही मुझे निकाला है। तभी उसके दिमाग में एक और नाम आया, मोनिका। क्या मोनिका यहाँ आएगी? अर्जुन के मन में उम्मीद की एक किरण जगी। फिर भी कहीं ना कहीं उसे पछतावा हो रहा था। जस्टिस गैंग को ज्वाइन न करने का नहीं, बल्कि मोनिका के दिल को तोड़ने का। कितने अधिकार से वो अपने डैडी के पास लेकर गई थी, और अर्जुन ने कैसे मना कर दिया था। यही सब सोचते सोचते अर्जुन की आंख लग गई। इंस्पेक्टर कविता उस पर लगातार नजर बनाई हुई थी। अर्जुन को सोया देख उसे भी हैरानी हुई। मने लगा था आजकल के लोग मोबाइल इंटरनेट के रह नहीं सके। इसने देखो आराम से कोठरी पर सोया पड़ा है। कोई कंबल डाल दो रे इसके ऊपर। उसने कहा तो एक हवलदार ने जाकर अर्जुन को कंबल उड़ा दिया। उधर डॉक्टर माही रात में एक बार फिर समीर को मेडिसिन देने आई और ड्रेसिंग बदलने लगी। समीर हौले हौले करा रहा था। ये देखकर माही ने कहा, बहुत ही रफ ट्रीटमेंट किया अर्जुन ने। मुझे लगता है कि कल मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। वो समीर का घाव साफ करते हुए सोच रही थी। फिर भी बुलेट निकाल देना आसान काम नहीं है। आखिर कैसे किया अर्जुन ने ऐसा? ये किसी आम आदमी की बस की बात नहीं है। ये सब कहां सीखा अर्जुन ने? तभी दरवाजे की घंटी बजी। समीर और माही दोनों चौंक पड़े। माही ने अपनी घड़ी देखी, रात के 1 बज रहे थे। इतनी रात में कौन हो सकता है, उसने सोचा। समीर कमजोर सी आवाज में बोला, पहले देख लेना बाहर कौन है, तब दरवाजा खोलना, कहीं अर्जुन आया हो। माही ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर चली गई। उसने पीप हॉल में से झांका। बाहर मोनिका खड़ी थी। मोनिका को उसने सुबह अर्जुन के साथ देखा था। उसने दरवाजा खोल दिया। आप इतनी रात में यहाँ? उसने चौंकते हुए पूछा। मोनिका बोली, हाय डॉक्टर, मैं मोनिका हूँ, अर्जुन की दोस्त। एक्चुअली एक जरूरी काम से आई हूँ। मुझे समीर से मिलना है, आइए। माही उसे अंदर लेकर आई। मोनिका, तुम? समीर भी हैरान था। मोनिका बोली, हाँ, वो बात यह है कि अर्जुन को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। क्या? माही और समीर ने एक साथ पूछा। ये कैसे हुआ और क्यों? दोनों सवाल पर सवाल पूछ रहे थे, लेकिन इस बात का सही जवाब तो किसी के भी पास नहीं था। किसके इशारे पर हुई थी ये गिरफ्तारी और क्यों? क्या अर्जुन इस बात का पता लगा सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मैं हूं आपके साथ आरजे दक्ष। मोनिका रात के 1 बजे डॉक्टर माही के घर चली आई थी। उससे अर्जुन की चिंता हो रही थी, और इसलिए उसने समीर को इस बारे में बताना जरूरी समझा। जब समीर और माही को इस बारे में पता लगा तो वो लोग टेंशन में आ गए। समीर कह रहा था, डॉक्टर माही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। अर्जुन इस मुसीबत में मेरी वजह से पड़ा है। उसकी आवाज में उसकी परेशानी झलक रही थी। वो उठकर बैठ गया था। डॉक्टर माही ने उसे वापस लेटाते हुए कहा, अब इतनी रात में कुछ नहीं किया जा सकता ना समीर, कल सुबह देखा जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? मोनिका बोली, अर्जुन की फैमिली या उसके जानने वालों में कोई तो ऐसा होगा जो कुछ कर सके, क्योंकि जमानत मिलना इतना आसान नहीं होगा। समीर ने जवाब दिया, फिलहाल तो मैं एक ही पर्सन को जानता हूँ, और वो हो तुम। अगर मैं कुछ कर पाती तो यहाँ नहीं आती, मोनिका ने चिढ़कर कहा। डॉक्टर माही इस समय सबसे ज्यादा धीरज से काम ले रही थी। वो बोली, देखो समीर, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए, और मोनिका तुम भी प्लीज घर जाओ, काफी रात हो गई है। सुबह होते ही हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। मोनिका ने उसकी बात मान ली और सुबह आने का वादा करके चली गई। माही भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन समीर की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसका फोन बजा। वो घबरा गया। इतनी रात में किसका फोन हो सकता है? कहीं कहीं अर्जुन के बारे में कोई बैड न्यूज तो नहीं? स्क्रीन पर एक अनजान नंबर शो हो रहा था। हेलो? समीर ने डरते हुए फोन उठाया। हेलो समीर, मैं मेघा बोल रही हूँ, पहचाना? दूसरी तरफ से मेघा की आवाज सुनाई दी। समीर बोला, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला?
और इतनी रात को तुमने फोन क्यों किया? मेघा की आवाज घबराई हुई थी। वो जल्दी जल्दी बोली, पुराने फ्रेंड्स के ग्रुप से बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर ढूंढा है। अर्जुन के फोन पर कॉल किया था, लेकिन किसी कांस्टेबल ने फोन उठाया और बताया कि वो लॉकअप में बंद है। क्या हुआ समीर, सब ठीक है ना? क्या किया है अर्जुन ने? उसे पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया? मेघा ने एक ही सांस में सारी बातें कह दी। समीर ने 1 मिनट के लिए सोचा कि मेघा को सच बताना चाहिए कि नहीं, कहीं कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। तभी समीर को याद आया कि मेघा के बॉस ईशा सरीन का इस शहर में अच्छा खासा रुतबा है। अगर वो मदद कर दे तो कुछ काम बन सकता है। उसने मेघा को सारी बात बताई। सब कुछ सुनकर मेघा कुछ देर तो चुप रही, फिर बोली, अच्छा मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। तुम प्लीज अपना ख्याल रखो समीर, सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। समीर ने फोन काट दिया और सोने की कोशिश करने लगा। ईशा के बंगले के चारों तरफ कड़ी सिक्योरिटी थी, लेकिन न जाने क्यों आज ईशा की आंखों में नींद नहीं थी। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी और सारी रात करवटें बदलकर बीत गई। सुबह ईशा जल्दी ही जाग गई और बेचैनी को कम करने के लिए बंगले के बाहर बने गार्डन में टहलने लगी। क्या हो रहा है, मुझे नींद क्यों नहीं आती? सारी रात अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं। ईशा परेशान हो रही थी। गार्डन में टहलते टहलते उसने क्यारी से एक गुलाब तोड़ लिया और बेवजह उसकी पंखुड़ियां तोड़कर फेंकने लगी। फिर उसकी नजर गार्डन की दूसरी तरफ बने गेस्ट रूम पर पड़ी। अनजाने में ही उसके कदम उस कमरे की तरफ बढ़ गए। ईशा को गेस्ट रूम की तरफ आते देख एक सर्वेंट ने जल्दी से रूम का दरवाजा खोल दिया और खुद बाहर खड़ा हो गया। ईशा कमरे को ध्यान से देखने लगी थी। कमरे की सजावट में नीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। वो जाकर बेड पर बैठ गई। यहाँ तो अर्जुन रहा करता था। अचानक उसे याद आया, ईशा ने अर्जुन को अपने बंगले में ही रहने को कहा था और 4-5 दिन उसने इसी गेस्ट रूम में बिताए थे। ईशा एक बार फिर से अर्जुन के बारे में सोचने लगी। उसने 2 बार मेरी जान बचाई, मैं कैसे भूल सकती? कहीं मैंने उसे नौकरी से निकालकर उसके साथ ज्यादती तो नहीं की? ईशा ने अपने आप से पूछा। उसे अपने फैसले को लेकर एक गिल्ट महसूस हो रहा था। हालांकि ये ईशा के नेचर के खिलाफ था। वो कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर करती थी और कभी भी उसे अपने फैसलों पर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अर्जुन का मामला दूसरा था। बार बार ईशा का दिल उसे दोषी ठहरा रहा था। फिर भी उस रात को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं उसका सामना नहीं कर सकती, ईशा ने अपने आप से कहा और उठ खड़ी हुई। अभी वो गेस्ट रूम से बाहर निकली ही थी कि उसके फोन की घंटी बज उठी। मेघा इस वक्त क्यों फोन कर रही है? हेलो। ईशा ने फोन उठाया। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मुझे आज लीव चाहिए। अचानक एक जरूरी काम आ गया है। मेघा की आवाज में छिपी घबराहट ईशा ने समझ ली थी। उसने सोचा, क्या जरूरी काम हो सकता है मेघा को ऐसा? कहीं अर्जुन को तो कुछ नहीं हुआ है? न जाने क्यों ईशा के मन में कोई और बात आने से पहले अर्जुन का ख्याल आया। उसे अब तक मेघा और अर्जुन की नजदीकियों के बारे में पता चल चुका था। उसने कहा, ठीक है मेघा, तुम ऑफ ले लो, सब ठीक है ना? कोई हेल्प चाहिए तो बताना। मेघा को लगा यही सही समय है, ईशा मैम को बता देना चाहिए, शायद कुछ मदद मिल जाए। मेघा ने कहा, मैम एक्चुअली मुझे लॉयर के पास जाना है। अर्जुन को कल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ईशा अचानक बोल पड़ी, अरे कैसे? अभी कहाँ है वो? मेघा ने ब्रीफ में सारी बात ईशा को बताई। तब तक ईशा ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया था। हालांकि वो अर्जुन के बारे में और जानना चाहती थी, बहुत कुछ पूछना चाहती थी। फिर भी पहले की तरह कोल्ड टोन में उसने कहा, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो बताना प्लीज। इतना कहकर ईशा ने फोन काट दिया। इस समय ईशा के दिल में एक तूफान से उठ रहा था। वो दिल से चाहती थी कि अर्जुन को कोई तकलीफ न हो, फिर भी वो ये बात कबूलने में घबराती थी। यहाँ तक कि अपने आप से ईशा बहुत कुछ छुपा रही थी। अगले दिन सवेरे ही अर्जुन को इंटरोगेशन रूम में ले जाया गया। वहां अर्जुन को एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठा दिया गया और कुछ देर बाद इंस्पेक्टर बहल अपना डंडा लहराता हुआ वहां आ गया। बहल को आते देख अर्जुन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अरे अरे, तूने क्या सोचा था? तेरी सफाई सुनने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आएंगे? चल जल्दी से कबूल कर ले, तूने जो कुछ भी किया है। बहल ने कहा। अर्जुन बिल्कुल शांत आवाज में बोला, सर मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से वही बात कहूंगा कि मैंने जो कुछ भी किया अपने बचाव में किया। पहले उन्होंने मुझ पर हमला किया था सर, और मुझे कुछ भी नहीं बोलना। बहल ने जोर से टेबल पर हाथ पटका और बोला,
यहाँ अच्छे अच्छे और गूंगे भी तोते की तरह बोलने लगते हैं। बैल उठा और अर्जुन की तरफ बढ़ा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो उम्मीद कर रहा था कि डंडे की आवाज आएगी, लेकिन आवाज आई एक अफसर की, कड़क और दमदार। बहल। बहल चौंक कर पीछे हट गया। हकलाते हुए उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, सर आप यहाँ? अर्जुन ने देखा कि सूट बूट पहने जो ऑफिसर अभी अभी आया था, उसे देखते ही बहल के हाथों के तोते उड़ गए थे। हेलो मिस्टर अर्जुन, आई एम सक्सेना, उसने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा। अर्जुन ने भी सिर हिलाकर हेलो कहा। सक्सेना ने बहल को फिर डांटा। बहल, सबसे पहले इनके हाथ खोलो और इनसे माफी मांगो। बहल ने जल्दी ही अर्जुन के हाथ खोल दिए और एक कोने में खड़ा हो गया। सक्सेना ने फिर बहल से पूछा, जो जुर्म में तुम इनको लेकर आए हो, इसके पक्के सबूत है तुम्हारे पास? बहल हकलाने लगा। वो सर, ऐसा कोई ठोस सबूत तो नहीं है सर। सक्सेना बोला, इस तरह काम करते हो तुम? अगले साल प्रमोशन होने वाला है तुम्हारा। बहुत अच्छी रिपोर्ट भेजूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, ठीक है? बहल के चेहरे का रंग काला पड़ गया। सक्सेना ने अर्जुन से हाथ मिलाया और कहा, आप ठीक तो है ना? मैं खुद इस केस की जांच करूंगा। आपके साथ जो ज्यादती हुई है उसके लिए मैं खुद माफी मांगता हूं। अर्जुन बोला, नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। अर्जुन बाहर आया तो इंस्पेक्टर कविता ने उसका मोबाइल और पर्स देते हुए कहा, देख भाई, कोई हार्ड फीलिंग ना रखियो, ये तो सब पुलिस का काम हुए। अच्छा ख्याल रखियो। कल के मुकाबले आज उसकी आवाज बदली हुई लग रही थी। अर्जुन को हैरानी हुई कि कल तक तो यही कविता मुंह से आग बरसा रही थी और आज फूल झड़ने लगे। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं मैडम, कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, मैं समझता हूं आपकी ड्यूटी है। कविता ने उससे हाथ मिलाया और बाहर तक छोड़ने आई। जैसे ही अर्जुन थाने के बाहर निकला, दो गाड़ियां आकर उसके सामने रुक गई। एक गाड़ी मोनिका की थी और दूसरी समीर और डॉक्टर माही की। इन सबको एक साथ देखकर अर्जुन चौंक पड़ा। उसने समीर से कहा, अरे तुम सब एक साथ, और तुम्हें कैसे पता चला? उसकी बात सुनकर मोनिका बोली, मैंने बताया। लेकिन ये बताओ, हमारे आने से पहले ही छूट गए तुम। हमने तो सोचा था कुछ ड्रामा होगा। इतने में मेघा भी आ गई, उसके साथ एक लॉयर भी था। तुम भी आ गई? मेघा को देखकर अर्जुन ने कहा। मेघा मुस्कुराकर बोली, मुझे नहीं आना चाहिए था क्या? अर्जुन ने सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया। उसका दिल भर आया था। उसे लगता था कि वो कितना अकेला और मजबूर है, लेकिन यहां सुबह होते ही उसके सारे दोस्त उसकी मदद के लिए दौड़कर आ गए थे। यहां तक कि मोनिका भी, जिसके साथ अर्जुन की दोस्ती बस कुछ ही घंटों की थी। अर्जुन ने समीर को हल्के से गले लगाया और कहा, थैंक यू यार। फिर लड़कियों की तरफ देखकर बोला, आप सबको भी मेरा थैंक यू, मुझे इतनी जल्दी यहां से निकाल दिया यार। मेघा ने समीर की तरफ देखा और समीर ने मोनिका की तरफ। मोनिका हैरान से होकर बोली, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? समीर ने कहा, क्यों, तुमने तो अर्जुन को छुड़ाया है। मोनिका बोली, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बात करने आई थी पुलिस स्टेशन। समीर ने मेघा से पूछा, फिर तुमने? मेघा बोली, मैं तो अभी लॉयर को लेकर आई हूं तुम्हारे सामने ही। फिर ये कैसे हुआ? सबके मुंह पर एक ही सवाल था, लेकिन सबसे ज्यादा अचरज में अर्जुन था। समीर हंसते हुए बोला, अब जिसने भी छुड़ाया हो, भगवान उसका भला करे यार, हमारा तो काम हो गया ना। चल अर्जुन, अब पार्टी दे। अर्जुन ठहाका मारकर हंस पड़ा। डॉक्टर माही ने कहा, समीर पहले तुम ठीक हो जाओ फिर पार्टी करना, ओके? इतना कहकर उसने समीर को गाड़ी में बिठा दिया। अर्जुन बोला, मेरे पर्स में जहर खाने के भी पैसे नहीं है और इससे पार्टी की पड़ी है। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे, लेकिन ये बात बहुत गंभीर थी। नौकरी का मसला एक बार फिर अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने सोच लिया था कि हवालात से निकलते ही वो एक बार फिर से काम खोजने में लग जाएगा, लेकिन क्या ये इतना आसान काम था? फेसलेस फाइटर से एक बार पंगा लेने के बाद क्या अर्जुन दिल्ली में सुकून से रह सकेगा? एक सवाल और जो सबसे बड़ा था, किसने छुड़ाया था उसे और क्यों? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मेरा नाम है आरजे दक्ष।
अर्जुन लगभग 10 घंटे लॉकअप में रहने के बाद बाहर तो आ गया था, लेकिन अभी बहुत सी अड़चनें उसके आसपास मंडरा रही थी, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती थी फेसलेस फाइटर से मुकाबला। पैसे भी करीब करीब खत्म हो चुके थे। यही बात जब उसने अपने दोस्तों के सामने बोली तो सब हंस पड़े, लेकिन मोनिका एकदम सीरियस हो गई। अर्जुन कह रहा था, मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं है यार। एक ठहाका गूंजा और सब चुप हो गए। तो मोनिका बोली, तुम मेरी बात मानो तो मैं जहर के साथ साथ दाल रोटी का भी जुगाड़ कर सकती हूँ। यार फिर तुम मुझे जस्टिस गैंग में शामिल होने के लिए कहोगी, मुझे पता है। अर्जुन ने कहा तो मोनिका धीरे से मुस्कुराई और बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं इतना इंसिस्ट कर रही हूँ और डैडी ने आज तक किसी को खुद शामिल होने के लिए नहीं कहा। अर्जुन बोला, वो सब ठीक है, लेकिन मैं एक सीधा साधा बंदा हूं यार, इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहता। प्लीज जल्दी से ये मसला सुलझे तो फिर मैं अपनी दाल रोटी की फिक्र करूं। मेघा बीच में बोल पड़ी, अर्जुन मैं भी चलती हूँ, काम हो ही गया है तो ऑफिस चली जाऊंगी और लॉयर को भी उनके घर छोड़ना है। अर्जुन बोला, थैंक यू सो मच मेघा, तुम मेरे लिए इतना परेशान हुई। अच्छा अभी जाओ, मैं फिर कॉल करके अपडेट करूंगा। मेघा ने हल्के से गले लगाकर अर्जुन को बाय कहा और फिर चली गई। माँ ही बोली, अच्छा अर्जुन मैं भी चलती हूँ, हॉस्पिटल जाने का टाइम हो रहा है, अपना ख्याल रखना। चलो समीर। समीर बोला, अब कहाँ, मैं अर्जुन के साथ जाऊंगा, ये मेरी वजह से मुसीबत में पड़ा है, अब इसके साथ रहना मेरा फर्ज है। समीर कार से बाहर निकल आया। अर्जुन ने उसे वापस कार में बिठाया और कहा, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं, ठीक है, चुपचाप डॉक्टर माही के साथ जाओ। अच्छा टेक केयर डॉक्टर माही, टेक केयर, तुम भी अपना ख्याल रखना। माही ने स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए कहा। माही भी चली गई थी, अब सिर्फ अर्जुन और मोनिका वहां पर खड़े हुए थे। मोनिका बोली, अब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो अर्जुन, चलो मेरे साथ। वैसे भी तुम्हारी बाइक कब से मेरे घर के बाहर ही खड़ी हुई है। अर्जुन को याद आया कि उसकी बाइक तो वहीं छूट गई थी जहां फेसलेस फाइटर्स के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। वहां से तो वो मोनिका के साथ आया था, फिर उसकी बाइक मोनिका के घर कैसे पहुंच गई। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तुम्हारी बाइक मैंने एक सर्वेंट को भेजकर मंगवा ली थी, थैंक मी लेटर, अब तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मोनिका के होंठों पर एक शरारती मुस्कान थी। अर्जुन भी सिर हिलाकर मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मोनिका, तो बहुत जिद्दी हो। चलो अब। मजबूरी वाली शक्ल बनाते हुए अर्जुन मोनिका के साथ उसकी कार में बैठ गया। कार चलाते हुए मोनिका अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही मोनिका की कार बलराज त्यागी के बगल के घर के बाहर जाकर रुकी, साहिल बाहर निकल आया। कल रात की घटना के बाद वो कुछ ज्यादा ही सावधान हो गया था, लेकिन जब उसने कार से मोनिका के साथ अर्जुन को भी उतरते देखा, उसकी त्योरियां चढ़ गई। वो अर्जुन के पास आया और बोला, क्या हुआ, कल रात तो बड़ी अकड़ के यहां से गए थे। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया, एक बार प्रपोजल ठुकरा दो तो सामने वाले की नजर में कीमत बढ़ जाती है ना। अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मोनिका कुछ बोलने वाली थी, उसे भी हाथ के इशारे से मना कर दिया। वो दोनों चुपचाप आगे बढ़ने लगे और साहिल बोला, वापस आना ही था, बात माननी ही थी, तो नाटक करने की क्या जरूरत थी। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं, जो आगे बढ़ने के लिए दोस्ती का इस्तेमाल करते हैं। अर्जुन के पूरे शरीर में एक गर्मी की लहर दौड़ गई। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई, लेकिन लड़ाई करने का उसका मन नहीं था। अर्जुन ने तो जैसे तैसे अपना गुस्सा पी लिया, लेकिन मोनिका इस बात को सहन नहीं कर पाई और पलटकर साहिल से बोली, अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप अपना काम करो, ठीक है। अर्जुन को मैं यहां लेकर आई हूं, वो भी जबरदस्ती, वो नहीं आना चाहता था। वैसे भी वो सिर्फ यहां अपनी बाइक लेने आया है। बात समझ में आई? हाँ वो तो मुझे पता ही है, साहिल ने धीरे से कहा और वापस मुड़कर अंदर चला गया ताकि पहले जाकर त्यागी को इन्फॉर्म कर सके। न जाने क्यों पर उसके मन में अर्जुन के लिए एक अजीब सी जलन पैदा हो गई थी। बलराज त्यागी ने उसे बचपन से ही पाला था। साहिल का त्यागी के परिवार के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो मोनिका के साथ खेल कूद के बड़ा हुआ था, उसने हमेशा ही अपनी वफादारी साबित की थी, लेकिन जब से मोनिका अर्जुन से मिली थी, उस पर जैसे जादू ही छा गया था। ऊपर से त्यागी भी अर्जुन की ही तारीफ कर रहा था। ये सब कुछ साहिल को सहन नहीं हो रहा था। फिर भी जब अर्जुन ने बलराज त्यागी का प्रपोजल ठुकराया तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन आज सुबह सुबह अर्जुन को फिर से
मोनिका के साथ देखकर वो अपनी चिढ़ छुपा नहीं पाया। मोनिका अर्जुन को लेकर भीतर पहुंची और एक नौकर को बुलाकर कहा, साहब के लिए नाश्ता लगवाओ। फिर अर्जुन की तरफ देखकर कहा, अर्जुन उधर वाला कमरा मेरा है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। मोनिका ने इस अंदाज में कहा कि अर्जुन मना नहीं कर पाया। वैसे भी वो उस बड़े से बंगले की मालकिन थी और यहाँ उसी का हुक्म चलता था। फिर भी अर्जुन को बहुत अच्छा लग रहा था कि बेफिक्र से दिखने वाली ये लड़की उसकी कितनी चिंता कर रही थी। दूसरी ओर थोड़ा उसे संकोच भी हो रहा था। अब उसका खुद का कोई ठिकाना नहीं था और वो कब तक इस तरह दूसरों पर ही डिपेंड रहने वाला था। नाश्ते के बाद मोनिका उसे सीधे ही त्यागी की मीटिंग रूम में ले गई। उसे पता था कि उस समय डैडी वहीं मिलेंगे, बल्कि उसने अर्जुन को लाने से पहले उनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं समझी। अर्जुन को साथ में लेकर वो सीधे कमरे में दाखिल हो गई। अर्जुन एक्सपेक्ट कर रहा था कि बलराज त्यागी अभी भी अपने उस सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठा हुआ सिगार पी रहा होगा। उसके मन में त्यागी की वही इमेज छपी हुई थी, लेकिन वहां उसकी नजर एक दूसरे ही आदमी पर पड़ी। सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए आदमी बहुत ही सीधा दिखाई पड़ रहा था। अर्जुन को एक पल के लिए अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वो बलराज त्यागी है, जिसकी पर्सनालिटी को देखते ही वो पहली नजर में ही घायल हो गया था। तभी मोनिका जोर से ताऊ जी कहते हुए उससे जाकर लिपट गई। हैं? ये क्या माजरा है? अर्जुन हचकचा गया। मोनिका त्यागी इसे ताऊ जी क्यों कह रही है? तभी भीतरी दरवाजे से बलराज त्यागी निकला, पिछले दिन की ही तरह महंगा सूट बूट पहने और मुंह में विदेशी सिगार दबाए हुए। अर्जुन चकरा गया, यहाँ तक कि वो बलराज त्यागी को विश करना तक भूल गया। बलराज त्यागी अर्जुन के चेहरे पर ही जोर से हंस पड़ा और बोला, आओ आओ अर्जुन, इनसे मिलो। ये है मेरे 1 मिनट बड़े शिवराज त्यागी। हम दोनों जुड़वा हैं और तुम्हारी तरह बहुत से लोग इनको देखकर ऐसे ही चौंक जाते हैं कि डैडी को क्या हो गया, अचानक सफेद कुर्ता पजामा क्यों पहन लिया। खैर, हमारी गैंग के असली लीडर यही है। अर्जुन को अब जाकर थोड़ा होश आया। उसने सर हल्का सा झुकाकर दोनों को प्रणाम किया। जीते रहो, शिवराज ने कहा। बलराज के उलट उसकी आवाज थोड़ी सौम्य थी। बलराज त्यागी की कड़क आवाज से उसके ओहदे का रौब झलकता था। बलराज ने मोनिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम सुबह सुबह जब घर से निकली थी तो मैं समझ गया था कि आज तुम फिर से अर्जुन को घर लेकर आओगे। मोनिका किसी छोटी सी बच्ची की तरह कुनमुनाई। डैडी। त्यागी जोर से हंस पड़ा। फिर उसने शिवराज से अर्जुन का परिचय कराया। आज अर्जुन को यहाँ माहौल कुछ अलग ही लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग इतने बड़े गैंगस्टर्स हैं, बल्कि ये किसी हैप्पी फैमिली का ही सीन लग रहा था। आखिरकार मोनिका ने उसे जस्टिस गैंग ज्वाइन करने के लिए मना ही लिया था और अर्जुन ने अपनी कुछ शर्तें रखकर उनकी बात मान भी ली थी। बलराज त्यागी ने उठकर अर्जुन से हाथ मिलाया और कहा, आज से तुम हमारे साथ हो और हम साथ मिलकर उन फेसलेस फाइटर्स का सफाया करेंगे। अर्जुन बोला, श्योर सर। सॉरी डैडी। अर्जुन जब मोनिका के घर से निकला तो उसके दिल में एक गहरा सुकून था। उसने किसी दबाव या डर के कारण गैंग ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि उसके दिल ने गवाही दी थी। मोनिका भी बहुत खुश थी। वो अर्जुन को बाहर तक छोड़ने आई और उसके गले लगकर बोली, थैंक यू अर्जुन, मेरी बात रखने के लिए। अर्जुन ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। अर्जुन सबसे पहले अनिका से मिलने गया और फिर पिछले दिनों की तरह एक बार फिर काम की तलाश में जुट गया। इस समय उसे पैसों के साथ साथ अपने रहने के लिए भी नया ठिकाना तलाश करना था, क्योंकि वो जानता था कि पुराने किराए के घर में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। लेकिन दिन भर में भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसने अपने आप को समझाया, अभी तो लंबा संघर्ष बाकी है। रात को भी उसके मन में एक नई चिंता थी, वो कहां जाए। समीर, लेकिन वो अपने घर पर नहीं है और वहां भी उतना ही खतरा है। फिर डॉक्टर माही पर और बोझ नहीं डालना चाहिए। होटल में रुकने के लायक मेरे पास पैसे नहीं है। फिर कहां? अचानक उसके दिल में ईशा का ख्याल उभरा। अर्जुन अपनी इस बेवकूफी पर खुद ही हंस पड़ा। जाने क्यों मेरे मन में बार बार उसका ख्याल आ जाता है, उसने सोचा और अपनी गाड़ी अपने इकलौते ठिकाने मेघा के घर की ओर मोड़ दी। यही सब सोचते हुए वो चला जा रहा था। मेघा के घर के कुछ ही पहले एक सुनसान सड़क पड़ती थी। अर्जुन की बाइक की आवाज सुनकर कुत्ते भौंकने लगे। एक पल के लिए अर्जुन का ध्यान हटा और उसकी बाइक फिसलते हुए दूर जा गिरी। किसी ने रस्सी तानकर उसे गिरा दिया था। कौन है?
सामने आओ। अर्जुन को गुस्सा आ गया था। तभी एक गोली सनसनाते हुए आई। अर्जुन ने अपना सिर हटाया और उसके कानों को छूती हुई गोली निकल गई। ये जो कोई भी था साइलेंसर वाले पिस्टल का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन बुलेट की सनसनाहट भी अर्जुन ने सुन ली थी। एक के बाद एक 3 और गोलियां चली। अर्जुन हवा में लहराते हुए उनसे बच रहा था और पल भर में वहां से हटकर एक दीवार के सहारे छिप गया। उसके बाद एक पत्थर उठाकर गोली की दिशा में जोर से फेंका। एक शीशा टूटने की आवाज आई। अर्जुन एक बार फिर चिल्लाया, कौन है? सामने क्यों नहीं आते? थोड़ी देर तक कोई आहट नहीं सुनाई दी। अर्जुन ने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखा। अब खतरा हट चुका था। वो बाहर निकलकर सड़क पर आया और जैसे ही बाइक उठाने के लिए झुका, अचानक उसके हाथों पर कुछ टकराया। ये लोहे की जंजीर थी। सटासट सटासट 3-4 बार जल्दी जल्दी जंजीरें उसकी बाहों पर टकराई और अब की बार जैसे ही जंजीर चली, अर्जुन ने मुट्ठियों में उन्हें कस लिया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं दिखाई दिया। अर्जुन ने मुट्ठियों पर जंजीरें लपेटी और जोर से खींच दिया। उसकी हथेलियों से खून बह निकला था, लेकिन दूसरी तरफ से भी उतनी ही ताकत लगाई जा रही थी। कौन था ये अनजाना और इनविजिबल दुश्मन जो अंधेरे का फायदा उठाकर अर्जुन की जान लेने पर तुला हुआ था? क्या अर्जुन अकेला इस मुसीबत से लड़ पाएगा और मेघा के घर पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मैं हूं आपके साथ आरजे दक्ष। सुनसान अंधेरी सड़क पर अर्जुन अकेला किसी अनजान दुश्मन से लड़ रहा था। उसकी हथेलियों से खून बह रहा था और बाहों में दर्द की लहरें उठ रही थी। अर्जुन की जगह कोई और होता तो लोहे की मोटी जंजीरें उसके शरीर से टकराती तो अब तक शायद होश खो देता, लेकिन अर्जुन किसी तरह अपने दर्द को काबू में किए हुए था। तभी उसे फिर से कार स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने अपनी मुट्ठियों में कस रखे जंजीरों को पूरी ताकत लगाकर खींचा। किसी के गिरने की आवाज आई और एक लड़की की आवाज हवा में गूंज गई। अर्जुन ने एक बार फिर से जोर लगाकर खींचा। अब की बार 2 लड़कियां सड़क पर पड़ी हुई थी। उन दोनों के चेहरों पर सुनहरे मास्क लगे थे। धुंधली रोशनी में अर्जुन ने देखा कि उन दोनों लड़कियों ने शरीर से कसी हुई ड्रेस पहन रखी है और मास्क से अपना चेहरा ढक रखा है। फेसलेस फाइटर्स? उसके मुंह से निकला। तो ये हैं असली फेसलेस फाइटर्स। पल भर में ही उन दोनों लड़कियों ने अपने आप को संभाल लिया और उठ खड़ी हुई। एक बार फिर से वो दोनों पूरी ताकत से जंजीरों को अपनी तरफ खींचने लगी थी। इधर अर्जुन ने अपने हाथ में जकड़ रखी जंजीरों को छोड़ दिया और वो दोनों एक बार फिर से झटका खाकर सड़क पर गिर पड़े, लेकिन वो तुरंत ही संभल गई थी। इस बीच अर्जुन ने अपने आप को इस अनोखी लड़ाई के लिए तैयार कर लिया था। उन दोनों लड़कियों ने जंजीर फेंक दी और जोर से चिल्लाते हुए अर्जुन पर झपटी। अर्जुन ने हवा में हाथ लहराए और दोनों के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा। वो दोनों भी हार मानने वाले नहीं थी। इस जबरदस्त हमले के बाद भी लड़ती रहीं। फिर भी अर्जुन के सामने उन दोनों की ज्यादा देर तक नहीं चली और कुछ देर बाद अर्जुन ने उन दोनों को उन्हीं की जंजीर से कसकर बांध दिया और सड़क एक और बैठा दिया और बोला, गजब के फाइटर्स हो तुम दोनों। अर्जुन ने अपनी बाइक उठाई और स्टार्ट करके उस तरफ चलने लगा जहां से उस पर गोलियां बरसाई जा रही थी। अर्जुन ने बाइक रोकी और बिल्कुल दबे पांव रोड के साइड में खाली पड़े प्लॉट में जाकर मोबाइल की लाइट जला दी। ये प्लॉट अर्जुन ने आते जाते कई बार देखा था और खाली होने की वजह से लोग आजकल इसका इस्तेमाल गार्बेज डंपिंग यार्ड की तरह करने लगे थे, जैसा कि आमतौर पर शहरों में होता है। जब कार के स्टार्ट होने और थोड़ी देर बाद बंद होने की आवाज अर्जुन ने सुनी तो उसने आवाज की दूरी के हिसाब से अंदाजा लगा लिया था कि कार में बैठे आदमी ने उसी डंपिंग यार्ड में कार लगा ली और उस पूरी लड़ाई का नजारा वहां से देख रहा होगा। ड्राइविंग सीट पर एक जवान बैठा हुआ था जो अर्जुन को अपनी तरफ आता देखकर घबरा गया। उसने कार का दरवाजा खोला और भागने लगा। अर्जुन चीते की फुर्ती से उतरकर उस पर झपटा और एक जोरदार किक मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। दुबला पतला सा वो लड़का अब कचरे में लौट रहा था। अर्जुन उसकी गर्दन पकड़कर चिल्लाया, अब क्यों चिल्ला रहा है? अपनी मौत से डर लग रहा है? अर्जुन की पकड़ उसकी गर्दन पर इतनी मजबूत थी कि वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी। वो लगातार अर्जुन की कलाइयों पर दोनों हाथों से मार रहा था। मुझे खून करने का शौक नहीं है, जाकर कह देना अपने मालिक से, भाग यहां से, अर्जुन ने हिकारत से कहा और उसकी गर्दन छोड़ दी। गर्दन छूटते ही वो लड़का उठा और तीर की तरफ वहां से निकल भागा। अर्जुन ने मोबाइल की रोशनी में एक बार फिर से कार की तरफ देखा और उसे कुछ याद आया। अरे ये तो साहिल की कार है। उस दिन मोनिका को बचाने वो इसी गाड़ी से तो आया था।
अर्जुन ने कार के खुले दरवाजे से भीतर झांका। साहिल बैक सीट के फ्लोर के नीचे यहाँ छिपा हुआ था। अर्जुन ने कहा, उठ जाओ साहिल, अब छिपने का कोई फायदा नहीं। साहिल धीरे से बाहर निकला और गेट खोलकर अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे समझाते हुए बड़े प्यार से बोला, देखो अर्जुन, मेरा इरादा। तड़ाक! अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही अर्जुन ने एक जोरदार थप्पड़ उसके बाएं गाल पर जड़ दिया। अर्जुन की हथेली से बह रहे खून के कारण उसके चेहरे पर अर्जुन का हाथ छप गया। साहिल इस अचानक हुए हमले से संभल नहीं पाया और उसके कान में देर तक सनसनाहट गूंजती रही। उसका दिमाग घूम रहा था। कुछ देर बाद वो नॉर्मल हुआ तो बोला, अर्जुन ये। तड़ाक! एक और थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा, लेकिन अब की बार दाएं गाल पर। अब की बार साहिल संभल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। उसे उठाते हुए अर्जुन बोला, पहले वाला सुबह की बकवास के लिए था और दूसरा वाला अभी मेरी जान लेने की कोशिश करने के लिए। अब बोल, क्या करना चाह रहा था तू? अब नहीं मारूंगा, बता। लेकिन साहिल अब भी शायद ठीक से नहीं समझा था। उसने अब की बार अर्जुन को समझाने के बजाय उस पर पिस्टल तान दी। आज मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। मेरे ऊपर हाथ उठाकर तूने अच्छा नहीं किया। अर्जुन ने हाथ ऊपर कर दिया और ड्रामेटिक अंदाज में बोला, ओह सॉरी, मुझे मत मारो, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। एक झटके से साहिल की पिस्टल अर्जुन के हाथ में पहुंच गई। साहिल ठगा हुआ सा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। ये कैसे हुआ? उसके मन में आया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन पिस्टल को घुमा फिरा कर देखने के बाद अपनी जेब में रखते हुए बोला, इस छोटे से खिलौने के सहारे तो अर्जुन प्रताप सिंह की जान लेने आया था। बच्चा है तू अभी। साहिल ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो भाई। भाई? ओहो, अब मैं तेरा भाई बन गया। अर्जुन जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। फिर बोला, खैर पिस्टल तो मिल गई तेरी। अब ये बता, इतना सारा जो खून मेरा बहा है इसका हिसाब कौन देगा? अर्जुन ने खून से लथपथ हथेली आगे करते हुए कहा। साहिल हकलाते हुए बोला, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो भाई। ये मैंने नहीं किया। मैंने बस तुम पर गोली चलाई थी। वो दोनों कौन थे मैं नहीं जानता। कौन थे? ये बोलो कि कौन थी। खैर, मुझे पता है कि उनको फेसलेस फाइटर्स ने भेजा था। अब मैं उनसे हिसाब लूंगा जिसने तुझे भेजा है। अर्जुन ने आपकी बार साहिल की गर्दन पकड़ ली और कार में धकेलता हुआ बोला, चल अब बलराज त्यागी उर्फ डैडी के बंगले की तरफ दौड़ लगा ले। मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। मेरी बात तो सुनो भाई प्लीज। मैं तो। साहिल चिल्ला रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और जाकर अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो उसने किक लगाई। फिर भी कुछ नहीं हुआ तो समझ गया कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। उसने बाइक लॉक की और साहिल के बगल में आकर बैठ गया और बोला, अब मैं तेरे साथ ही चलूंगा और रास्ते में तो अपनी दास्तान भी सुना देना। साहिल ने कार स्टार्ट की और बलराज त्यागी के बंगले की तरफ चल पड़ा। त्यागी के बंगले पर पहुंचकर अर्जुन पहले कार से उतरा। रात के 11 से भी ज्यादा का समय हो रहा था। अर्जुन ने देखा बलराज त्यागी और मोनिका बाहर पोर्च में खड़े थे। उसने साहिल को खींचकर बाहर निकाला और त्यागी की ओर धकेलता हुआ बोला, डैडी आपका ये दांव तो फेल हो गया। साहिल ने डरते हुए त्यागी की तरफ देखा और बोला, डैडी वो मैं अर्जुन के पीछे। त्यागी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। कड़क कर उसने साहिल से कहा, दूर हो जा मेरी नजर के सामने से। अतुल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अतुल वही लड़का था जिससे साथ लेकर साहिल अर्जुन को मारने गया था। वो एक मामूली सा ड्राइवर था जो बंगले के छोटे मोटे काम किया करता था। अर्जुन से मार खाकर उसने पहले ही त्यागी को फोन करके सब कुछ बता दिया था ताकि उसे त्यागी के गुस्से का शिकार न बनना पड़े। बलराज त्यागी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है अर्जुन, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अर्जुन नफरत भरी आवाज में बोला, ये तो मान ही नहीं सकता कि नौकर मालिक की मर्जी के बिना इतना बड़ा कदम उठाए। त्यागी से इससे पहले किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की थी। वो भी अर्जुन की बात सुनकर सन्न रह गया। आखिर गलती तो उसी की तरफ से हुई थी। वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा तभी मोनिका आगे बढ़ी और बोली, अर्जुन डैडी सच कह रहे हैं। मुझे नहीं पता साहिल को तुमसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन डैडी ने उसे तुम्हारे पीछे नहीं भेजा। तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। मोनिका ने बड़े प्यार से अर्जुन की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोली, चलो, अगर डैडी को तुम्हें मारना ही होता तो तभी मार देते जब तुम यहाँ आए थे। किसी को पता भी नहीं चलता। मोनिका की बात में दम था। अर्जुन ने उसकी बात मान ली। अंदर ले जाकर मोनिका ने खुद उसकी हथेलियों पर मेडिसिन लगाई और पट्टी बांधी। अर्जुन का दिमाग जब पूरी तरह शांत हुआ तो उसने त्यागी को सारी बात बताई कि किस तरह से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पहले साहिल और फिर फेसलेस फाइटर्स ने उस पर हमला किया। त्यागी ने कहा, साहिल ने जो किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ।
शायद मेरे लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया कि वो किसी और को मेरे पास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मोनिका ने भी साहिल के बारे में अर्जुन को सब कुछ बताया तो अर्जुन को त्यागी की बात सही लगी। जलन आदमी से कई गलत काम करवा देती है। अर्जुन ने त्यागी की बात सुनकर कहा, आपकी गलती नहीं है तो आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए। और वैसे भी मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा हूँ। फिर भी फेसलेस फाइटर्स के साथ क्या करना है अब ये सिर्फ मैं ही डिसाइड करूंगा। बिल्कुल, और मेरा पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है, त्यागी ने कहा और फिर एक नौकर को इशारा किया। वो अंदर से त्यागी की चेक बुक ले आया। त्यागी ने एक चेक भरा और साइन किया और अर्जुन की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आज से तुम हमारे गैंग के ऑफिशियल मेंबर हो। अपने रहने का बंदोबस्त कर लो और जब तक कोई ठीक ठाक जगह नहीं मिल जाती तब तक तुम मेरे बंगले में रह सकते हो। अर्जुन एक पल के लिए झिझका और फिर चेक ले लिया। उसे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी और फिर अब तो ऑफिशियली त्यागी के लिए काम करने वाला था तो पेमेंट तो बनती ही थी। लेकिन चेक पर नजर डालते ही अर्जुन को एक झटका लगा। 50 लाख। फिर भी अपनी हैरानी छिपाते हुए उसने चेक चुपचाप अपनी जेब में रख लिया। अब जाओ आराम करो, त्यागी ने कहा। गुड नाइट डैडी। अर्जुन बोला और उठ खड़ा हुआ और मोनिका से बोला, गेस्ट रूम कहाँ है? ओह, तुम गेस्ट रूम में रहोगे? मोनिका ने आंख मारकर कहा तो अर्जुन ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, हाँ और क्या, बदमाश लड़की, तुम भी जाकर सो जाओ। मोनिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और अर्जुन को गुड नाइट बोलकर चली गई। आज अर्जुन जब बिस्तर पर लेटा तो उसके दिमाग में काफी हलचल थी, लेकिन एक सुकून भी था। अब उसके पास पैसा था और पैसा वैसे भी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर देता है। हलचल आने वाले वक्त को लेकर थी जो शायद और ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इन ख्यालों के बीच एक ख्याल अचानक से उसके दिमाग में आया, क्या कभी ईशा को अपनी गलती का एहसास होगा? अर्जुन चौंक कर उठ बैठा। क्या सोच रहा हूं मैं? क्यों अर्जुन को बार बार ईशा का ख्याल आ जाता है? क्या फिर से दोनों के रास्ते एक होने जा रहे थे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। मैं हूं आपके साथ आरजे दक्ष।